कल अब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। कल हमने पढ़ा था अबाउट द कर्नाटक वॉर्स। कल हमने पढ़ा था अबाउट कर्नाटक वॉर्स। ठीक है, व्हेन वी से कर्नाटक वॉर्स, बेटा whatever is the team और जो भी ऑप्शनल्स हैं वो वहां पर आपको सेक्शन में दिख जाएंगे, नॉट टू बी वरीड अबाउट। कल हम बात कर रहे थे कर्नाटक वॉर्स की। हमने बात की थी फर्स्ट कर्नाटक वॉर की। हमने बात की थी फर्स्ट कर्नाटक वॉर की। फर्स्ट कर्नाटक वॉर दैट वाज फ्रॉम 1746 1740 टू 1748। हमने यहां पर देखा कि कैसे दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है, जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है, उसका एक्सटेंशन था ये इंडिया में, जहां इंग्लिश और फ्रेंच लड़ना शुरू करते हैं। बट अल्टीमेटली वो जो लड़ाई है वो इंग्लिश और फ्रेंच की जगह जो मराठाज हैं, जो नवाब कर्नाटक हैं और जो फ्रेंच हैं उनके बीच हो जाती है। और दिस इज जस्ट वन थिंग दैट यार वॉइस ठीक है। आप लोग एक बार जिनको थोड़ा सा इशू आ रहा है, आई एम टोटली फाइन हियर, जिनको थोड़ा सा भी इशू आ रहा है प्लीज अपडेट एक बार अपना फीड रिफ्रेश कर लीजिए। थोड़ा सा आज भी टेक्निकल ग्लिच था मॉर्निंग में, दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड एंड यस देयर इज अ वेरी गुड दैट यू शुड स्टॉप कमेंटिंग, एवरीथिंग इज फाइन। इफ यू आर नॉट गेटिंग अ फीड, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ साउंड, प्लीज डू रिफ्रेश दैट। ठीक है, सो कल हमने बात की थी फर्स्ट कर्नाटक वॉर की 1740 टू 1748, जो कि एक्सटेंशन था, और जो कि एक्सटेंशन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का इंपैक्ट इंडिया पे दिखता है, और ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का इंपैक्ट इंडिया पे दिखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर लड़ाई शुरू होती है जब इंग्लिश फ्रेंच को प्रोवोक करते हैं। फ्रेंच इस चीज की शिकायत करने नवाब कर्नाटक अनवरुद्दीन के पास जाते हैं। नवाब कर्नाटक कहते हैं, दोनों को पहली बार में समझाते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रेंच को मिलिट्री रीइंफोर्समेंट मिलता है, वो मद्रास के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दे कैप्चर्ड मद्रास पहली चीज। देन नवाब गॉट इन्फ्यूरिएटेड बाय दिस, क्योंकि यहां पर जो मॉरिशस से जो कमांडर आया था वो और जो ड्यूप्ले था, जो इंडिया में गवर्नर था, इन दोनों के बीच एक तरीके से आर्ग्यूमेंट हो जाता है बट चाहिए, और इससे इंग्लिश के साथ नेगोशिएशन करना चाहिए। अनवरुद्दीन कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने क्योंकि नवाब का प्रॉमिस तोड़ा है, हमें मद्रास जो है नवाब को वापस कर देना चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। इन दोनों के बीच कहानी चली रही थी कि नवाब साहब को आता है गुस्सा। नवाब साहब बोलते हैं अपने बेटे को कि जाओ उसको सबक सिखाओ। बेटा जाता है और बेटा मारा जाता है। फ्रेंच पर विक्टोरियस, और ये बहुत बड़ी एक विक्ट्री थी इस पूरे सिनेरियो की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बाहर की आर्मी ने, एक छोटी आर्मी ने एक बड़ी आर्मी को हरा दिया। जिसका इंपैक्ट क्या हुआ? जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि दे गेन्ड ह्यूज कॉन्फिडेंस। उन्होंने बोला अब तो हम कुछ भी कर लेंगे। ग्रेजुअली यूरोप के अंदर जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है वो खत्म हो जाता है, दैट एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ एक्स और आई ला शैपल। हम में से कुछ लोगों ने फ्रेंच पढ़ी, आई नो दैट। सो वो एंड होता है, उसके तहत क्या होता है, जो जिसकी टेरिटरीज थी वो वापस मिल जाती है। लेकिन ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच का जो पीस था ये ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है। 1749 में सेकेंड कर्नाटक वॉर, 1749 टू 54 सेकंड कर्नाटक वॉर। नाउ दिस सेकंड कर्नाटक वॉर का जो मेन रीजन होता है वो जो साउथ की जो दो बड़ी प्रोविंसेस थी, जो साउथ के दो बड़े किंगडम्स थे, हैदराबाद और कर्नाटक, वहां का वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। इस वॉर ऑफ सक्सेशन में एक पार्टी को एक साइड इंग्लिश सपोर्ट कर देता है, एक साइड फ्रेंच सपोर्ट कर देता है। इंग्लिश और फ्रेंच आपस में इस वॉर ऑफ सक्सेशन में, क्योंकि यहाँ पर वो किंग मेकर वाला काम कर रहे थे, यहाँ पर वो जो है चाह रहे थे कि हमारा अगर बंदा जो है वो राजा बन जाएगा, वो निजाम नवाब बन जाएगा तो बेनिफिट हमारा होगा। ये दिखा भी जब चंदा साहब ऐसे ही फ्री में जाओ ले जाओ। और यहां से ड्यूप्ले को आइडिया आता है अबाउट द पॉलिसी ऑफ किंग मेकर। यहां से ड्यूप्ले को आइडिया आता है अबाउट पॉलिसी ऑफ किंग मेकर। फाइन, ओके, दैट्स गुड। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू नासिर जंग? उसको किसी ने भाव ही नहीं दिया, बोले तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो। यस, and ultimately this all ended with treaty of Pondicherry 1754 यहाँ पर। लेकिन सेकंड कर्नाटक वॉर में जो सबसे द मेन हीरो वाज आवर रॉबर्ट क्लाइव। आवर एज इन हमारी हिस्ट्री में तभी हीरो है, द गवर्नर ऑफ बंगाल का गवर्नर बनता है। यहाँ पर वो जिस तरीके से बगैर तलवार उठाए, मतलब इफ यू से इट लाइक दैट, कि बगैर तलवार उठाए और बगैर लड़े जो है वो दुश्मन को हराता है, दैट वाज हिज एबिलिटी एंड दैट मेड हिम द हीरो ऑफ मद्रास। सो ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी 1754 एंडेड the second Karnataka war. Clear? Yeah, Pondicherry Treaty was between
पौंडीचेरी वाज बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश, और वहां पर वो ये तय करते हैं कि अब हम आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, और ये जो नेटिव प्रिंसेस हैं, ये जो लोकल इंडियन प्रिंसेस हैं, इनके झगड़े में भी अब हम नहीं बोलेंगे। ये इंडियन प्रिंसेस और ये जो है इनके झगड़े में भी अब हम नहीं बोलेंगे। यस, तो यहां से जो टेक अवे है सेकंड कर्नाटक बैटल से, जो टेक अवे है, नॉट इंपॉर्टेंट कल्चरल इंपैक्ट, अब बताऊंगा। अब तो बताना शुरू किया है। इब्तदा इश्क खैर होता है क्या? फाइन, फिर से बोल दूं, 4 बार बता चुका हूं कल से। At last who was? Yes, at last मोहम्मद अली was नवाब ऑफ कर्नाटक। और तुम लोग को ये वीडियो एक्सेस रहता है ना? है ना तुम लोगों को? हाँ, तुम लोग को वीडियो एक्सेस रहता है यार। तो अगर ऐसा कुछ हुआ करे ना तो बोलना सर एक ब्रेक मांग लिया करो, वीडियो को पीछे ले जाया करो, दोबारा सुना करो, फिर नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, ठीक है? यस, ऑल क्लियर। अब हम आते हैं द थर्ड कर्नाटक वॉर और द बैटल ऑफ रानी वॉश 1758 to 63। थर्ड कर्नाटक वॉर और बैटल जिसको हमने कहा, अब हुआ क्या? ये दिस वाज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर इन यूरोप। यूरोप में जो वॉर हो रहा था उसका इंपैक्ट यहां भी दिखा, इंडिया के अंदर भी दिखा, ठीक है? उसका इंपैक्ट कहां दिखा? उसका इंपैक्ट इंडिया के अंदर भी दिखता है, बिकॉज इन यूरोप में एक जंग शुरू होती है। यूरोप में एक जंग शुरू होती है जिसको कहा गया है 7 Years वॉर। यूरोप में एक जंग शुरू होती है जिसको कहा गया 7 Years वॉर। कई ऐसे बाद में ऑब्जर्वेशन हुए, जैसे ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये 7 Year वॉर नहीं था, ये this was the first world war. Technically this was the earliest form of first world war. Reason being, this battle was fought in 5 continents, 4 continents you can say, और इवन इफ यू इंक्लूड साउथ अमेरिका, वहां पर भी इसका इंपैक्ट, मतलब दुनिया में जहां जहां इंग्लिश और फ्रेंच कॉलोनीज थी वहां पर इसका इंपैक्ट दिखा। जहां स्पेनिश, डच, मतलब मोर और लेस पूरा यूरोप जो है वो एक छोटा, और ये छोटा था कंपैरेटिवली, डिवास्टेशन उस लेवल का नहीं था क्योंकि अभी तक वो न्यूक्लियर और सारी चीजें नहीं थी, तलवारों से और बंदूकों से जो है जंग होती थी, तो दैट वाज ऑल लिमिटेड। तो दुनिया में जो है हर जगह ये नॉर्थ अमेरिका में भी दिखा, इसका इंपैक्ट जो है इंडिया में भी दिखा, एशिया में भी दिखा, यूरोप में दिखा, अफ्रीका में दिखा, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में दिखा। मतलब जहां जहां पर ये स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच ये लोग मौजूद थे, वहां पर इस 7 Years वॉर का इंपैक्ट दिखा। और जाहिर सी बात है इंडिया पे भी इसका इंपैक्ट दिखना था, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि हु इज द सुप्रीम पावर इन इंडिया। फाइन, आई एम टोटली फाइन हियर। दिस इज द 7 Years ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन अलग है, 7 Years वॉर अलग है, ठीक है? क्यों खतरा है जान? So ultimately, the course of this war was that Britain and France again on opposite side. अच्छा, एक बात बताओ, चलो थोड़ा तुम लोग का मॉर्निंग रिफ्रेशमेंट करता हूं। एक बात बताओ, अरे सर कौन से, ये मुझे भी पता है, ये 58 लिखा है, 56 लिखा है, क्या करते हो यार? मुझे एक बात बताओ, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फर्क है? ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में क्या फर्क है? अरे पूरी हिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, मत परेशान हो। वर्ल्ड क्यों, एंशिएंट मिडिवल भी पढ़ा दूंगा और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। आइलैंड्स का, ओके, वेल्स का, वेल्स नहीं, वेल्स है, नंबर ऑफ कंट्री, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, यस, ब्रिटेन इंक्लूड्स नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, चलो गुड। इंग्लैंड और वेल्स मिलकर ब्रिटेन बनते हैं, आयरलैंड ने, ठीक है, चलो बढ़िया, तुम्हें सब पता है, गुड। नाउ व्हाट हैपेंड कि ये ऑल्दो यूरोप में, अभी किसी ने बोला सर आपने ईयर गलत लिख दिया, मैंने ईयर गलत नहीं लिखे हैं, ये बिल्कुल सही लिखे हैं। यूरोप में ये जो इसकी शुरुआत हुई वो 1756 में ही हुई। यूरोप में जो इसकी शुरुआत हुई वो 1756 में ही हुई, लेकिन इंडिया में उसका इंपैक्ट जो है वो 1758 में आया। इंडिया में उसका इंपैक्ट जो आया वो 1758 में आया, जहां ब्रिटिश फ्रेंच जो कमांडर्स थे, जो फ्रेंच आर्मी थी, उसने क्या किया, उसने इंग्लिश फोर्ट्स पे कब्जा कर लिया। सेंट डेविड और विजयनगरम, ये 2 जगह अंग्रेजी जो फोर्ट थे, जो इंग्लिश फोर्ट्स थे, उस पर क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। इन 2 जगह क्या किया, कब्जा कर लिया। नाउ दिस स्टार्टेड, जाहिर सी बात है जब बिना बात के, मीन्स यहाँ इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि जो फ्रेंच थे उन्होंने वही 7 Years वॉर को एक्सटेंड किया इंडिया के अंदर, और 1758 में 2 साल वॉर शुरू होने के 2 साल बाद इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड जो ब्रिटिश पोजेशंस थे, जो ब्रिटिश फोर्ट्स थे, जो ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया। उनके ऊपर क्या किया, उनके ऊपर अटैक कर दिया और
कैप्चर कर लिया, पहली चीज। अब जाहिर सी बात है इस चीज का इंपैक्ट ये पड़ता कि जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेज हैं, वो रिटेलिएट तो करते, उनको तो बदला लेना था, काउंटर अटैक तो करना था, वो काउंटर अटैक करते हैं फ्रेंच फ्लीट के ऊपर। मतलब जो इनके जहाज़ों का बेड़ा था, जो इनके जहाज थे, ये उसके उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर ये अटैक करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो मसूलीपट्टनम में इनकी जो फ्लीट जो थी, जो इनका फ्रेंच का जो फ्लीट मसूलीपट्टनम में था, वहां पर इसके ऊपर हैवी अटैक करते हैं। लेकिन इस पूरे थर्ड कर्नाटक वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट थी बैटल ऑफ वैंडीवॉश 1760। वैंडीवॉश तमिलनाडु में इसका जो हिंदी नाम है वो वंदवासी है, तो वो एंग्लिसाइज्ड वर्जन जो है वो वैंडीवॉश हो जाता है, जो एंग्लिसाइज्ड वर्जन है वो वैंडीवॉश हो जाता है। फाइन, गुड मॉर्निंग सर। स्लो लग रहा है, 2x में देख लो, फास्ट हो जाएगा। जिनको स्लो लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, एक काम करो 2x में देख लो, फास्ट हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट से हिस्ट्री पढ़ा करिए, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा, और इंटरेस्टिंग तरीके से हिस्ट्री को एक्सप्लेन करा करिए, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा। आप थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया करो, ज़्यादा अच्छा विजुअलाइज कर लिया करो। नहीं, जिनको स्लो लग रहा है मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, और जिनको स्लो लग रहा है वो वेट करा करें। और ज़्यादा स्लो लग रहा है तो जाओ, उठो, चाय पी के आओ, मेरे सामने वाली खिड़की में देख के आओ, रिफ्रेश हो जाओ, वापस आओगे तो हो सकता है वहीं मिल जाए, नहीं हो तो थोड़ा रिवाइंड करके 2x में देख लेना, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस पूरे थर्ड बैटल ऑफ थर्ड कर्नाटक वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट था वो था बैटल ऑफ वैंडीवॉश 1760। ये इसलिए, अरे बेटा कभी कभी ना जवाब देना जरूरी हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं देखो कमेंट इग्नोर मैं पता क्यों नहीं करता हूँ, सब मुझे हर कोई कहता है कि सर आप कमेंट इग्नोर नहीं करते, मैं नहीं करता, क्योंकि ये इस कमेंट की भीड़ में ना ये जो एकदम स्पीडली चले जाता है बेटा, किसी का जेन्युइन डाउट हो सकता है, किसी का बिल्कुल जेन्युइन डाउट हो सकता है, इस कमेंट की भीड़ में उसका जेन्युइन डाउट किसी बच्चे का भी मिस नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी इंटरेस्टिंग आ जाता है तो जवाब दे देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, सो दिस बैटल वाज फॉट ऑन 20, मतलब इट स्टार्टेड ऑन 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी 1760 को इंग्लिश साइड को लीड कर रहे थे जनरल आयरकूट, और फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे काउंट डी लैली। तो ये दोनों कमांडर्स थे अपने अपने साइड के। एंड पहले तो बैटल चली, और ये बैटल 1 साल चली। ये दोनों फर्स्ट दे वर फाइटिंग एट वैंडीवॉश एज इन वंदवासी से रिट्रीट करते करते 3 महीने तक अंग्रेज पूरे टाइम डोमिनेट करते रहे। ठीक है, अब जो है बैटल चल रही है, अंग्रेज डोमिनेट कर रहे हैं। इंग्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस वन आयरकूट की जनरल उसमें कमांडरशिप में अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज डोमिनेट कर रहे हैं, और ये डोमिनेट करते करते इनको पीछे धकेलते 3 महीने के अंदर, इन्हें करीब 3 साढ़े 4 महीने के अंदर इन्हें ले जाते हैं पौंडीचेरी तक। फाइनली क्या होता है, फ्रेंच जो है, क्योंकि पौंडीचेरी इनका फोर्ट था, ये पौंडीचेरी के अंदर पहुंच जाते हैं, और ये हार गए। लेकिन दे डिफेंडेड पौंडीचेरी फॉर 8 मंथ्स। सरेंडर किया था फ्रेंच ने, अंग्रेजों के आगे सरेंडर किया था पौंडीचेरी में, लेकिन उस सरेंडर करने से पहले 8 महीने तक, फॉर 8 मंथ्स, काउंट डी लैली ही डिफेंडेड पौंडीचेरी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पौंडीचेरी, जिंजी और माहे, ये तीनों मेजर जो पोजेशंस थे, जो एक दौर पे मेजर पोजेशंस हुआ करते थे फ्रेंच के, वो सारे चले गए। फ्रेंच पावर वाज रिड्यूस्ड टू इट्स लोएस्ट इन इंडिया। अल्टीमेटली, मतलब आपको पता है, एक इंसान जिसने 8 महीने तक, एक जनरल जिसने 8 महीने तक अपने फोर्ट को डिफेंड किया, इस वॉर के बाद उसको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था, उसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर ले गए थे लंदन, जहां से उसे फ्रांस को हैंडओवर कर दिया गया था। और 1766 में काउंट डी लैली को, ये जो फ्रेंच कमांडर था जिसने एक्चुअल में सरेंडर किया था, काउंट डी लैली को, he was hanged for surrendering in front of the English। मर जाते सरेंडर नहीं करना था, इस सरेंडर की वजह से उसको आखिर में चल के मौत की सजा होती है। खैर, ये बात की बात है। ओवरऑल ये पूरा थर्ड कर्नाटक वॉर, ये बैटल ऑफ वैंडीवॉश, इसको ऐसे याद रखना कि इन वैंडीवॉश French washed away. In Vandivash, French got washed away. Vandivash is in Tamil Nadu. In Vandivash, French got washed away. Third Carnatic War, or rather the 7 Years' War, was ended by Treaty of Paris.
was watched by Treaty of पेरिस। और इस ट्रीटी ऑफ पेरिस की दो जो ऑल द ट्रीटी ऑफ पेरिस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड था, लेकिन इस ट्रीटी ऑफ पेरिस से रिलेटेड ये फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखेंगे जब हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देख रहे होंगे उससे पहले और इंग्लिश रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के बीच की जो कहानी होगी वहां पे हम देखेंगे कि दो ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी, एक अभी होगी, एक 1783 में होगी, 1763 एंड 1783। तो ये 1763 वाली जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी, यहाँ पर इंडिया पे जो चीजें हुई हम उन्हीं की बात करते हैं। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां इस ट्रीटी ऑफ पेरिस को दोबारा देखेंगे और वहां उस 7 ईयर्स वॉर को दोबारा देखेंगे, ठीक है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखेंगे। अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में ये हुआ कि चंदन नगर क्या हुआ इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में, एक्सक्यूज मी, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। पहली चीज पौंडीचेरी एंड चंदन नगर रिटर्न्ड टू फ्रांस। पहली चीज 7 ईयर वॉर बेटा वहां चल रहा था यूरोप में, अमेरिका में, उसका एक्सटेंशन यहां था। मतलब उसका एज इफ तुम्हारे घर में, किसने पूछा है, अनम ने, ओके, तुम्हारे घर में जो है तुम्हारी फ्रेंड के घर वालों के साथ झगड़ा हो गया तो तुम भी तो अपनी फ्रेंड के बाल नोची लोगी ना, कम से कम। तो ये वो हो रहा था, भले तुम लोग हॉस्टल में और पीजी में रह रहे हो, लेकिन आप ऐसा डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है। सो पहली चीज ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में क्या होता है, पौंडीचेरी और चंदन नगर जो है वो फ्रांस को वापस कर दिए जाते हैं और उसके बाद ओनली फॉर ट्रेडिंग, ओनली फॉर ट्रेडिंग, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, बोले ठीक है ले जाओ, आप यहां पर काम कर सकते हो, आप यहां सब चीज कर सकते हो, लेकिन आप यहां पर मिलिट्री एक्सपेंशन नहीं कर सकते, आप यहां किसी तरीके की कोई चीजें नहीं करोगे। और अब जैसे बाकी यूरोपियंस इंडिया में थे, देखो, अच्छा टेल मी अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। हाँ बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री में है, who will tell me about the union territory of Puducherry, कहाँ है और क्या क्या है उसके बारे में, एनीथिंग, जल्दी जल्दी क्विकली। हाँ बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं पढ़ा दूंगा, मेरा नंबर आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का, मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। रीजन ऑफ एवरी वॉर बेटा इज सुप्रीमेसी। हर वॉर का एक ही मकसद होता है, वो है अपने वर्चस्व को स्थापित करना, अपनी सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करना। मैपिंग, कौन सी मैपिंग, हिस्ट्री ऑप्शन थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैपिंग बताऊंगा। यस, यनम, कराईकल, पुडुचेरी और माहे। आप अगर ये देखेंगे यनम, कराईकल, पौंडीचेरी और माहे, बेसिकली ये फ्रेंच सेटलमेंट्स थे, ये फ्रेंच सेटलमेंट्स थे जो बाद में आजाद हुए तो इनको कहा गया यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ऐसे ही दामन, दीव, दादर नगर हवेली और गोवा ये पोर्चुगीज सेटलमेंट्स थे। इस तरफ ये वाली यूटी थी, यस दे वर देयर टिल 15। किसने किसको रिटर्न किया बेटा, ये ऑफ कोर्स रिटर्न टू फ्रांस तो इंग्लिश ही करेंगे, ठीक है। यस 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 यस, अब समझ में आया, अब लिंक बना कि ये स्कैटर्ड क्यों था। ये स्कैटर्ड इसलिए था क्योंकि ये जितनी जगह थी, पौंडीचेरी, यनम, कराईकल, माहे, ये सारी फ्रेंच सेटलमेंट्स थी, ये सारी फ्रेंच सेटलमेंट थी। 1947 में जो हमें सो कॉल्ड आजादी मिली, वो आजादी जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से मिलती है, और वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इज बिकॉज सिर्फ उन सेटलमेंट्स के बारे में था, उन ऑक्यूपेशंस के बारे में था जो ब्रिटेन ने कर रखे थे। फ्रांस के जितने ऑक्यूपेशंस थे, ये पौंडीचेरी, यनम, कराईकल और माहे, ये बाद में इनको इंडिपेंडेंट हुआ तो ये पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बन गए। ऑन द अदर साइड देयर वाज वी हैव दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, ये वाला जो रीजन था ये पोर्चुगीज सेटलमेंट था, ये बाद में आजाद हुआ तो ये अलग यूनियन टेरिटरी बने। फाइन। सर ये मतलब आपको ज्यादा पता है या आप ये टेस्ट, यू हैव नॉलेज, वेरी गुड, यूज इट इन योर एग्जाम, डोंट फ्लॉन्ट इट हियर। You have knowledge, don't flaunt it here. Here only I can. No sir, you don't have a doubt. You were telling कि ब्रिटिश कमिश्नरीज के बारे में तो आप नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं उनका नाम लूंगा जब मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हर चीज का सही वक्त होता है, सही जगह होती है, हम उसको वहां यूज करें, यही मैच्योरिटी है। आपको अगर ये लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ पढ़ाई का है तो आप लोग गलत हैं। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ पढ़ाई का नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम आपकी मैच्योरिटी का है, आपके पेशेंस का है, आपकी ग्रेविटी का है, कि आपके अंदर कितनी डेप्थ है, आपके अंदर कितना भारीपन है, ये एग्जाम उसका है। आपको अगर ये लगता है कि पढ़ने से ही एग्जाम निकल जाएगा तो एग्जाम सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलेगा। आपको एक अच्छी पर्सनालिटी, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट है ना। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब क्या, उनको नॉलेज नहीं चेक करना होता है। हम भी मॉक इंटरव्यू लेने बैठे थे, हम नॉलेज थोड़ी देख रहे होते हैं, हम तो उसका पेशेंस देख रहे होते हैं। अभी लास्ट सैटरडे आई वाज टेकिंग अ मॉक इंटरव्यू, I was a part of the panel, or there was a boy from a very premier institute of this country. He had good knowledge, very good knowledge. Patience zero, arrogance top, attitude like no sir, you have to be humble. नॉलेज होना बहुत बड़ी ऊपर वाले की देन है। अगर आपको ज्ञान है ना तो आप, यू आर ब्लेस्ड पर्सन, और उस ज्ञान को संभालिए, उस ज्ञान को उनके ऊपर मत दिखाइए या उसको डिस्प्ले पे मत लगाइए, उसकी जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करिए।
नहीं बेटा, डोंट रिप्लाई वाली बात नहीं है। मेरी बात, इशू क्या होता है पता है, आप आगे के कमेंट करोगे, दूसरे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं पता है, उनको ये लगने लगेगा सर ने पढ़ाया नहीं। ऐसा नहीं है, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन जिसकी जहां जरूरत होगी वहां। नाउ अल्टीमेटली द कंक्लूजन ऑफ द 3 कर्नाटक वॉर्स, कंक्लूजन। रिप्लाई करने की बात नहीं बेटा, तुम लोगों को अच्छी चीज भी तो बतानी है, तुम लोगों को अच्छा इंसान भी तो बताना है कि तुम्हें ये समझ में आए कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है एज अ ब्यूरोक्रेट। मेरा काम अगर सिर्फ पढ़ाना होता ना, तो मैं ये 4 दिन में सारी कहानी खत्म कर देता। 4 दिन में तो नहीं, 10-12 क्लासेस में सब खत्म कर देता मैं मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। आई वांट कि आप इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों की ग्रेविटी को सीखें, और इससे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, क्योंकि आपको वहाँ पे एक बेहतर पर्सनालिटी को डिस्प्ले करना है एट द एंड ऑफ द डे। प्रीलिम्स एक बैरियर है सिर्फ, ठीक है? ओके, क्यों करते भैया ये? यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, मैंने क्या बोला? हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ये क्यों नहीं हुआ, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट दैट। हिस्ट्री इज अबाउट दैट, जो हुआ उसका इंपैक्ट देखो, उसका एनालिसिस करो। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ये क्यों नहीं हुआ। खैर, सबसे पहली चीज, इंग्लिश now has no rivals in India। पहली चीज, अब यहां पर कोई भी, अब इंग्लैंड की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने वाला, ब्रिटेन की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने वाला इंडिया में अब कोई नहीं है। ब्रिटिश सुप्रीमेसी को चैलेंज करने वाला इंडिया में कोई नहीं बचा। डच और पोर्चुगीज थे, उनको उन्होंने वैसे दबा दिया था। कोशिश फ्रांस ने की थी, फ्रांस भी इन तीनों कर्नाटक वॉर्स के बाद कंप्लीटली सप्रेस हो जाता है। 1763 पर कोई भी 1763 के बाद अब ब्रिटेन को इंडिया में चैलेंज करने वाला कोई यूरोपियन पावर अब नहीं बचा। फाइन, इंटरेस्टिंगली एक मतलब फैक्ट वाली बात है, बैटल ऑफ वैंडी वॉश में, जो भी हमने देखी 1760, बैटल ऑफ वैंडी वॉश में जो नेटिव सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो फ्रेंच आर्मी में भी थे, वो ब्रिटिश आर्मी में भी थे। ये एक अजीब सी चीज इसलिए थी क्योंकि यह बता रहा था कि इनका इंपैक्ट कितना ज्यादा हो चुका है हमारी सोसाइटी पर, इनका इंपैक्ट कितना ज्यादा हो चुका है हमारे कहना चाहिए कि उस पर, हमारे समाज के ऊपर, या हमारे लोगों में इनका पेनिट्रेशन कितना ज्यादा हो गया था कि अभी लोगों को कहीं पर ये फिक्र ही नहीं थी कि भाई ये जो है इनके साथ कुछ करना है, या इनको अच्छे हैं बुरे हैं, इसके बारे में लोग कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे। वो किस में इंटरेस्टेड थे कि हमें जो है जॉब मिल रही है, मतलब फॉर एग्जांपल आई शुड दिस। फाइन, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 1763 तक, क्योंकि इंडिया की कंडीशन में मुगल्स खत्म हो चुके थे, मराठास थे नहीं। 1763 मराठास भी खत्म हो चुके थे। अब बोलोगे सर मराठा लड़ रहे थे, नहीं। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास वर ओवर। निजाम और कर्नाटक सरेंडर कर चुके थे। 1760 तक अभी हम बंगाल की कहानी देखेंगे तो वहां पर बंगाल के अंदर भी ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो डोमिनेट कर चुका होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बैटल ऑफ वैंडी वॉश ने न सिर्फ ये सिग्निफाई किया कि फ्रेंच आर रूल्ड आउट, नाउ द ब्रिटिश इज द सुप्रीम पावर इन इंडिया, रादर इट वाज समथिंग व्हिच लेड टू द फॉल ऑफ इंडिया टू द यूरोपियन इन्वेडर्स। दीज वर द रियल इन्वेडर्स, these were the real invaders, these British were the real invaders, these French were the real invaders. We never called them invaders, we called them colonialists. No sir, they were invaders, without any doubt they were invaders. Okay, no, French lived in 1954, French left in 1954. ठीक है बेटा, जहां मैप की जरूरत होगी बता दूंगा, तुम लोग बेसब्र मत बनो। IAS की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या होती है? IAS IPS की पेशेंस। इतना बेसब्र बनोगे और तुम्हें जो IPS बनने के बाद एक रिवॉल्वर इशू हो जाएगी, तुम तो जो है दुनिया को एनकाउंटर करते फिरोगे, इतने बेसब्र होगे तो। वो क्यों तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहा है कि भैया इसको हम जिंदगी भर जो है ना, जब तक सर्विस होगा इसको बंदूक मिलेगी। सब्र वाला आदमी नहीं होगा तो पता चला धाए। वो नहीं करना। यू हैव टू शो योर पेशेंस, यू हैव टू मार्क माय वर्ड्स। अपनी पर्सनालिटी को इतना ग्रूम कर लो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपनी पर्सनालिटी को इतना मैग्नेटिक बनाओ कि तुम इंटरव्यू बोर्ड रूम में एंटर हो, क्योंकि IAS तो सिलेक्शन तो उसके बाद ही होना है। तुम इंटरव्यू बोर्ड रूम में एंटर हो और तुम्हारे एक अल्फाज कहे बगैर बोर्ड को लगना चाहिए हाँ कोई आया है यार, आज का इंटरव्यू में मजा आने वाला है, ये बनेगा, ये IAS बनेगा। तुम्हारे एक अल्फाज कहे बगैर उनको यह एहसास होना चाहिए, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी हो। सर बार बार क्यों डेविएट होते हैं यार? अब मैं बगैर डेविएट हुए जिस दिन 2 घंटे पढ़ा दूंगा ना, तो बोलोगे सर ने ओवरलोड कर दिया। खैर, सो अल्टीमेटली हाँ, देयर वर, अरे सर थैंक यू, मैं आई एम सॉरी, अब मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा, आप लोग बड़े परेशान हो जाते हो। मैं पढ़ाता हूँ, पीपल आर वेरी गुड सिंसियर स्टूडेंट्स, यू नो ऑल द ट्रिक्स टू क्रैक दिस एग्जाम। लेट अस कम टू द टॉपिक एंड नाउ आवर स्टोरी मूव्स टू बंगाल। फ्री हैंड से मैप ड्रॉ किया, अब ये मत कह देना सर ने इंडिया का मैप गलत ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब हमारी कहानी अभी यहां चल रही थी, ये था लेट्स से दिस इज मद्रास। अब यहां से हमारी कहानी आती है यहां पर, हमारी कहानी अब आएगी बंगाल में। और बंगाल को समझने के लिए बंगाल में क्या हुआ, या बंगाल में क्या एक्चुअली पोजीशन थी, आपको उससे पहले बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, इसके लिए जरूरत है
फाइन। बंगाल जो है 17th सेंचुरी में, हमें पहले बंगाल को समझना पड़ेगा कि बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। अगर हम बंगाल की कहानी समझें, बंगाल की हम कहानी समझें मुगल दौर में, इससे पहले मुगलों का और था, मुगल दौर में बंगाल वाज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। बंगाल वाज द रिचेस्ट बंगाल वाज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। इट वाज द मोस्ट फर्टाइल, सबसे अमीर था। और बंगाल की जब हम बात करते हैं, बंगाल की हम बात करते हैं, आज की पोजीशन को अगर हम देखें, आज के स्टेट्स को हम देखें, तो अब आज का वेस्ट बंगाल प्लस आज का बिहार प्लस आज के पार्ट्स ऑफ झारखंड प्लस पार्ट्स ऑफ उड़ीसा प्लस बांग्लादेश, ये तीनों के पार्ट्स थे, कुछ कुछ हिस्से थे, सारा नहीं था। उस दौर का बंगाल ये था, इसके कुछ हिस्से थे। उस दौर का बंगाल ये था, इसके वेस्ट बंगाल पूरा, बांग्लादेश पूरा और बिहार झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्से जो है वो बंगाल में आते थे। बंगाल उस दौर का सबसे फर्टाइल लैंड था और बंगाल मुगल प्रोविंस का, मुगल एम्पायर का सबसे अमीर, सबसे ज्यादा अमीर इन द सेंस सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा था, अमीर इन द सेंस सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा था। बंगाल में तीन चीजें बड़ी मशहूर थी। बंगाल में सिल्क बहुत फेमस था, टेक्सटाइल बहुत फेमस था और सॉल्ट पीटर, जिससे कि गन पाउडर, वहां जो है इन चीजों का बहुत काम था। एक्चुअली एक रीजन था। अब यहां पर ये समझोगे तो कहानी समझ में आएगी बंगाल की। ठीक है, दिस इज आवर प्रोविंस मतलब स्टेट, प्रोविंस मतलब स्टेट। ये let's say this was Bengal province. But Tripathi ji, this is not a football match. This is a serious thing that we are doing. This is not a sport. We play sport, go and play. ठीक है। अब ये बंगाल इतना फ्लरिशिंग क्यों था? अब बंगाल को समझो। देखो, बंगाल के पास सी कोस्ट था, यहाँ पे कोस्ट लाइन थी। वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश को भी देख लोगे तो कोस्ट लाइन थी। ठीक है, यहां से जो म्यांमार की तरफ से ट्रेड आ रहा था वो यहां आता था, चाइना की तरफ से जो ट्रेड आ रहा था वो यहां आता था, समुद्र का ट्रेड यहां आता था। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज अ जंक्शन, दिस इज अ जंक्शन, दिस इज अ जंक्शन। नाउ जहां कहीं पर भी जंक्शन होगा, जहां कहीं पर भी जंक्शन होगा, वो जंक्शन हमेशा फ्लरिश करेगा। जंक्शन का मतलब होता है जहां पर ट्रेड जंक्शन हो, और जहां कहीं भी ट्रेड जंक्शन होगा वहां पर होगा एक्सचेंज ऑफ गुड, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का प्रॉफिट को किसको मिलेगा? उस जंक्शन के रहने वाले ट्रेडर्स को, वहां जो लोग रह रहे हैं उनको। भाई लोग आएंगे अलग अलग जगह से, वहां ट्रेडिंग होगी अलग अलग, और यहां से ये जंक्शन यहां था, यहां से एक रूट इधर निकल जाता था, एक ट्रेड रूट इसी से इधर निकल जाता था, एक ट्रेड रूट इधर से साउथ की तरफ आ जाता था। मतलब जंक्शन, बंगाल के फ्लरिश। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, फर्टाइल लैंड। तो हम ये कह सकते हैं कि बंगाल हिस्टोरिकली ना सिर्फ उसके पास एक फर्टाइल लैंड था, बल्कि बंगाल एक जंक्शन था जहां पर ट्रेड रूट्स मर्ज हो रहे थे। आप अपने आसपास भी देखेंगे कि आप जहां पर भी रहते हैं, अगर वहां आसपास कोई बड़ा जंक्शन होगा तो वो ज्यादा ग्रो करेगा। इंस्टेड कोई शहर जो है वो 20 किलोमीटर, जैसे मान लो दिल्ली है, अब दिल्ली ग्रो कर रहा है क्योंकि दिल्ली से सारे ट्रेड रूट्स निकल रहे हैं, सब जगह के लिए ट्रेन अवेलेबल है, फ्लाइट्स अवेलेबल है, रूट्स निकल रहे हैं, दिल्ली ग्रो करेगा। लेकिन दिल्ली बड़ा है क्योंकि दिल्ली का रेडियस स्ट्रेच ही 52-53 किलोमीटर का है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूर की चीज जगह उतनी फ्लरिश नहीं करेगी जितनी दिल्ली करेगी, क्योंकि दिल्ली जंक्शन है, कलकत्ता जंक्शन है। आप बहुत सारे ऐसे जगह, जो बड़ा शहर होगा वो जंक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि वहां पे ट्रेड रूट मर्ज होते हैं। जब ट्रेड रूट्स मर्ज होंगे, वहां से 2 या 3 रूट्स निकल रहे होंगे, जंक्शन इन द सेंस अभी ट्रेन वाला जंक्शन नहीं, जंक्शन एज इन जहां रूट्स मिल रहे हो, वहां पर हमेशा ट्रेड फ्लरिश करेगा क्योंकि वहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड होगा। वहां क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा। तो ये बंगाल की हम बात कर रहे थे। वीडियो लैग कर रहा है, एक बार बेटा अपना फीड रिफ्रेश कर लो। ठीक है ना, मतलब बंगाल का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारी जो कहानी बंगाल में आई, उसमें ब्रिटिश इंपॉर्टेंस क्या था, उसमें ब्रिटिश का क्या इंपॉर्टेंस था, या ब्रिटिश के लिए बंगाल इंपॉर्टेंट क्यों था? कहने को मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बताऊंगा और आपको ब्रिटिश इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, या इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल फॉर ब्रिटिश समझ में आएगा। 60% ऑफ द टोटल ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया फ्रॉम बंगाल। मतलब
मतलब 60% ब्रिटेन में जितनी भी चीजें एशिया से इंपोर्ट हो रही थी, ब्रिटेन में जितनी भी चीजें एशिया से इंपोर्ट, एशिया से, इंडिया से नहीं, एशिया से ब्रिटेन में जितनी भी चीजें इंपोर्ट हो रही थी उसका 60% बंगाल से आ रहा था. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल टू ब्रिटिश. फाइन. सो व्हाट हैपेंड, आई टोल्ड यू कि यहां पर जो है मींस 1690s में हमने देखा कि वो जॉब चरनॉक ने जो है सुल्तानती में फैक्ट्री स्टैब्लिश की, वर्कशॉप स्टैब्लिश की. वहां से बंगाल ने 1690 से बंगाल में ब्रिटिश ने स्टैब्लिश अपने आप को करना शुरू कर दिया था. ठीक है. एंड यहां पर 1715, देखो 1707 is a very landmark year in the history of India. 1707 is a very landmark year in the history of India because 1707 Aurangzeb died. 1700 Aurangzeb died और यहाँ पर औरंगजेब की डेथ के बाद काफी कुछ बदलता है इंडिया में. औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल एम्परर, मुगल रूलर बहादुर शाह जफर 1857. आपको अगर मतलब क्लास 6-7 की बात याद हो अगर, तो हमें मुगल्स कैसे पढ़ाए जाते थे? हमें मुगल्स पढ़ाए जाते थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर. इस तरीके से पढ़ाया जाता था. इंटरेस्टिंगली औरंगजेब डाइड इन 1707 और बहादुर शाह जफर वाज देयर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. हम लेटर मुगल्स पढ़ेंगे, यानी कि 150 साल तक नथिंग हैपेंड. मुगल्स कहाँ थे, क्या कर रहे थे? नो वन न्यू. मुगल्स थे, मुगल्स डेफिनेटली थे, लेकिन इनसिग्निफिकेंट बनते जा रहे थे. वो सिर्फ अपने बाप दादाओं की जो उन्होंने दौलत कमाई थी, जो अकबर से लेकर औरंगजेब तक जितना भी साम्राज्य, जितना भी एम्पायर स्टैब्लिश किया था, वो सिर्फ उसको तबाह कर रहे थे लेटर मुगल्स. फाइन. और व्हाट हैपेंड हियर कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद, 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद एक नया माहौल जो है बनना शुरू हो जाता है. एक नया माहौल बनना शुरू हो जाता है क्योंकि बंगाल जो है मुगल्स जो है अब वो कमजोर पड़ रहे थे. लेटर मुगल्स, औरंगजेब के बाद जो मुगल्स आए वो इतने स्ट्रांग नहीं थे और इसका फायदा उठाए. देखो जब तक औरंगजेब रहा अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई. ये सारी कहानी 1707 के बाद शुरू हुई. 17 ऐसा क्या, अंग्रेज तो 1600 में आ गए थे, फ्रेंच 1660s में आ गए थे, लेकिन किसी ने ये एक्सपेंशन या कॉलोनियलिज्म ये कुछ नहीं करा, चुप बैठे रहे, कोई तमाशा नहीं किया. पता था औरंगजेब सगे भाइयों को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़ेगा. तो जब तक औरंगजेब रहा ये कुछ भी नहीं कर पाए, एक्चुअली कुछ नहीं कर पाए. लेकिन जैसे औरंगजेब की डेथ होती है बहुत कुछ बदलता है. एक चीज बदलती है कि जो इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, काबुल से लेकर मदुरई तक, काबुल से लेकर मैसूर तक मुगल एम्पायर था औरंगजेब के दौर में 1707 में, वो टूटना शुरू हो जाता है और बहुत सारी रीजनल प्रोविंसेस निकल के आती हैं. जैसे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, अवध हो गया. यहाँ पर जो मुगल गवर्नर्स अपॉइंटेड थे, यहाँ पर जो मुगल ऑफिसर्स अपॉइंटेड थे, वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर्स थे. उन्होंने जैसे ही देखा कि जो दिल्ली में बैठा हुआ बादशाह है वो कमजोर पड़ गया है, उन्होंने कहा देखो सर ऐसा है, आपको हम टैक्स भिजवा देंगे, रूल हम अपनी मर्जी से करेंगे. चाहे वो निजामुल मुल्क हो, चाहे बंगाल के केस में मुर्शीद कुली खान हो, हर किसी ने अपने आप को क्या किया, हर किसी ने क्या किया कि सर हम नहीं कर रहे हैं, आपको पैसा भी देते रहेंगे, आपको नजराना मिलता रहेगा, लेकिन अब आप रूल मत करो, हम अपने आप को रूल करेंगे. इसलिए 1707 के बाद एक और चीज आप देखेंगे कि ग्रेजुअली बहुत सारे ये वाले अवध हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इधर नीचे कर्नाटक हो गया, हैदराबाद हो गया, ये बहुत सारे प्रोविंसेस अपने आप को मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं और वो सेल्फ रूल में आ जाते हैं. वो सिर्फ मुगल्स को, क्योंकि उनका नाम था तो वो मुगल्स को या पुराने ऑफिसर्स थे तो उनको कुछ नजराना, कुछ वो टैक्स दे रहे थे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं. और अब इसको देख रहा था कौन? इसको देख रहा था इस पोजीशन को, इस पूरे सीन को चेंज होते हुए देख रहे थे कौन? अंग्रेज, फ्रेंच. ये क्यों नहीं लड़ पाई? 1660s में क्यों नहीं लड़ पाई? 1670s में क्यों नहीं लड़ पाए? उस टाइम क्योंकि जो दिल्ली में बैठा हुआ था ना, यू कॉल हिम बैड, गुड, योर चॉइस. औरंगजेब पे ऐसा नहीं कि औरंगजेब पे कोशिश नहीं की थी, औरंगजेब ने पकड़ के मारा था लिटरली. ही वाज स्ट्रांग, ही वाज रूड, ही वाज क्रूएल. उनको पता था इसने अपने सगे भाइयों को नहीं छोड़ा, हमें तो पता नहीं क्या करेगा. लेकिन जैसे औरंगजेब की डेथ होती है चीजें बदलती हैं. इसीलिए 1707 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द जो है. फाइन. ये कहानी समझ में आई? ये कहानी समझ में आई कि 1707 के बाद क्या हुआ ना. इसी दौरान 1717 में, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ. इसी दौरान इसके 10 साल बाद मतलब औरंगजेब की डेथ के 10 साल बाद 1717 में फर्रुख सियार was the Mughal emperor. फर्रुख सियार
फारूक सियार वॉज द मुगल एम्परर। पहली चीज, एम्परर नहीं कहूंगा, मुगल रूलर। देखो एम्परर जब हम कहते हैं ना, वो एक बड़ा वर्ड है, वो एक बहुत बड़ी एम्पायर को डिनोट कर रहा है। रूलर ठीक है, मतलब औरंगजेब था एम्परर, फाइन, औरंगजेब था एम्परर, और तो बाकी तो सब। ये कहां चला गया? एक मिनट, जस्ट गिव मी मोमेंट। यस, इसके 10 साल औरंगजेब डाइड ऑन इट्स ओन, औरंगजेब डाइड ऑन इट्स ओन, मतलब ही डाइड अ नेचुरल डेथ। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड? फारूक सियार मुगल रूलर था, वो कमजोर था, वो कमजोर, इतना कमजोर हो चुका था बीइंग अ मुगल रूलर कि वो ही वाज डिपेंडेंट ऑन सैयद ब्रदर्स। अभी इनकी कहानी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सैयद ब्रदर्स, फारूक सियार, मराठास, ये सारी कहानी हम देखेंगे जब हम लेटर मुगल्स पढ़ेंगे। यहां पर क्या होता है, इस फारूक सियार से अंग्रेजों को मिल जाता है एक रॉयल फरमान, popularly known as Farman of 1777, Farman of 1717, I'm sorry, Farman of 1717। इसने क्या किया? अब दिस फरमान ऑफ 1717 बाय फारूक सियार, पहले राइट टू ग्रांट अंग्रेजों को क्या मिला, ब्रिटिश को क्या मिला? राइट टू ग्रांट अनिष्का जी, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मिडिवल मेंस में नहीं आता, अननेसेसरी क्वेश्चंस मत पूछिए, ठीक है? मिडिवल मेंस में नहीं आता। मेंस में अगर मिडिवल से सवाल आएगा तो वो आर्ट एंड कल्चर या आर्किटेक्चर के रेफरेंस में होगा। मिडिवल से सवाल मेंस में ये वाला जो आपने पूछा है और इस तरीके का सवाल यूपीएससी में कभी नहीं आता। रिलीजन डिस्ट्रक्शन, व्हाट मुगल डिस्ट्रॉयड? Still, the government is earning huge revenue from all those Mughal architectural buildings by selling the tickets to see them. जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा कि कितनी चीजें आज भी हमारे यहाँ यूज हो रही हैं। सो हाँ, ये मुझे पता है ना कहाँ कहाँ से आ रहा है ये सवाल। नो सर, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ मुगल एम्पायर? औरंगजेब। लेकिन अब इसको यार मिडिवल के लिए कुछ तो छोड़ दो, सब यहीं पढ़ लोगे क्या? ओके, अब ये दस्तक क्या था? पहला जो उस फरमान का ऑर्डर, उस फरमान में कई चीजें थी, उसकी पहली चीज ये थी कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश को मिलता है दस्तक। दस्तक मतलब सिंपली, दस्तक का मतलब होता है ड्यूटी फ्री ट्रेड पास। दस्तक का मतलब होता है ड्यूटी फ्री ट्रेड पास, फाइन। मतलब अब अंग्रेज जो है, पहले क्या होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, अगर आप कोई चीज सामान लेके आ रहे हो तो उस पर ड्यूटी देनी पड़ेगी, ट्रेड कर रहे हो तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में था। एमएसपी का कंसेप्ट अलाउद्दीन खिलजी के दौर का था। मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इवन वी यूज टुडे। सो स्टॉप डिमीनिंग दिस। आप व्हाट्सएप से पढ़ के ना यूपीएससी की तैयारी मत करो यार। हिस्ट्री इज अबाउट ट्रुथ, हिस्ट्री इज अबाउट फैक्ट्स, हिस्ट्री इज नेवर अबाउट दोज रबिश गार्बेज व्हिच फ्लोट्स ऑन सोशल मीडिया। हिस्ट्री इज नेवर अबाउट दैट गार्बेज, एंड इफ यू हैव रेड फ्रॉम दैट गार्बेज, सर प्लीज अपने दिमाग को जो है ना क्लेंजिंग कराओ, अपने दिमाग की ओवरहॉलिंग कराओ और फिर यहां पढ़ने बैठो। हाँ बेटा, ये अभी मुगल, अब ये बंगाल को लेके फारूक सियार में ये जो राइट, ये बंगाल की बात हो रही है। बंगाल क्योंकि तब मुगल प्रोविंस का हिस्सा था, मुगल एम्पायर का हिस्सा था, मुगल एम्पायर का एक सूबा था, तो बंगाल को लेके जो है कुछ राइट्स फारूक सियार से ये अंग्रेज ले लेते हैं, पहली चीज। दूसरा, ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, अब ये होता है जब सो यहां से, ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंपीरियल फरमान कौन देता है? फारूक सियार। पहली चीज वो कहता है, फारूक सियार का जो फरमान है वो सबसे पहली चीज ये कहता है कि जो अब ये और क्या करेंगे, अब इसके बदले अंग्रेज क्या देंगे? अंग्रेज जो है उन्हें 3,000 रुपए सालाना पे करेंगे। ब्रिटिश विल पे 3,000 रुपीज पर एनम हर साल, और इसके बदले वो अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज मुगल एम्पायर को 3,000 रुपए सालाना पे करेंगे। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अंग्रेज कितना कमा रहे थे बंगाल से? मुगल्स को वो कितना पे कर रहे थे? 3,000 रुपए सालाना। और उस दौर में 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 18th सेंचुरी में बंगाल का एवरेज ईयरली ट्रेड पहले 50 साल का मतलब अप टू 1750 प्लासी से ठीक पहले तक कर कह सकते हैं, पहले 50 साल का एवरेज ट्रेड वाज 50,000 पाउंड्स पर एनम। वो 50,000 पाउंड्स पर एनम कमा रहे थे, और हिंदुस्तान का जो बादशाह था उसने उसको इस रॉयल फरमान में क्या किया? 3 चीजें दे दी कि भैया ये तुम रख लो, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फाइन। और 3,000 रुपीज पर एनम के बेसिस पे द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अलाउड टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। और कमा कितना रहे थे? 50,000
पाउंड्स पर एनम कमा रहे थे और 3,000 रुपए का जो है वो दे रहे थे, ठीक है। नाउ दिस इज वन थिंग, और इनको यहां पर इससे मिलता है द राइट टू दिस, क्या कहते हैं, ट्रेड, ओके। मतलब अंग्रेज, ये अंग्रेजों को मिला, ये ना फ्रेंच को मिला, ना डच को मिला, ना पोर्चुगीज को मिला, किसी दूसरे यूरोपियन को नहीं मिला, सिर्फ अंग्रेजों को ये फरमान मिला कि तुम लैंड से, वाटर से, किसी भी तरीके से कोई सामान ले जा रहे हो, तुम उसको फ्रीली ले जा सकते हो, तुम्हें किसी तरीके का कोई टैक्स, कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बदले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, 3,000 रुपए सालाना पे करेगी, किसे, मुगल एम्पायर को 3,000 रुपए सालाना पे करेगी, पहली चीज। दूसरा, यू नो द कंपनी शुड बी, मतलब यहां पर वो कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स वगैरह की बात है कि मिंटिंग कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इस चीज ने, इस फरमान ने, फर्रुख सियार के इस फरमान ने, ये जो दस्तक का, अब दस्तक क्या था, ड्यूटी फ्री ट्रेड पास, और आपको हम क्या दे रहे हैं, आपको हम दस्तक दे रहे हैं। दस्तक का मतलब होता है ड्यूटी फ्री ट्रेड पास। जैसे कोई इवेंट होता है, कोई कॉन्सर्ट होता है, उसमें क्या होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, तो जो फ्रंट सीट्स होती हैं उसके पासेस होते हैं, वो जनरली वीआईपीज के लिए हैं, और वो सरकार क्या करती है, वो फ्री में देती है। अब वो सरकार फ्री में इसलिए देती है क्योंकि उससे जब लोग सुनेंगे कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो उससे वो दे वांट सम पीपल टू बी देयर सो दैट अदर पीपल्स कैन कम। सेम थिंग हैपेंड, यहां पर अंग्रेजों को ड्यूटी फ्री ट्रेड पास इसलिए दिया गया कि वो ट्रेड ज्यादा करें। उल्टा अंग्रेजों ने क्या शुरू कर दिया, ये ड्यूटी फ्री ट्रेड पास बेचना शुरू कर दिया। ये ड्यूटी फ्री ट्रेड पास क्या किया, ये ड्यूटी फ्री ट्रेड पास बेचना शुरू कर दिया। एंड यही वजह आगे बना, ये फर्रुख सियार का 1717 का फरमान ही आगे चल के वजह बनेगा, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश। फाइन फाइन, बंगाल। अब 1707 के बाद मैंने आपको बताया ना कि यहां पर चीजें जो है बहुत ज्यादा, अब अंग्रेज ये चाहते थे कि बंगाल के ऊपर एक ऐसा नवाब का रूल हो, एक ऐसा नवाब शासन कर रहा हो जो कि पपेट की तरह काम करे, जो कि पपेट की तरह काम करे। उनको एक ऐसे नवाब की जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि उनको वहां पे ट्रेड करना था यार। 3,000 रुपए दे के 50,000 पाउंड का ट्रेड मिल रहा है, तो कोई भी चाहेगा कि हम इस जगह को डोमिनेट करें। सिंपल सी बात है, पूरी हिस्ट्री में जहां से हमने शुरू किया, जहां पे हम खत्म करेंगे, इस पूरी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में एक चीज कॉमन थी कि किसी भी समय पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रिटेन ने कभी भी अपने कमर्शियल गोल्स को सेकेंडरी नहीं बनाया। वो चाहे जो भी कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, उनका जो मेजर वो था, वो उनका मेजर टारगेट था, वो उनका कमर्शियल गोल था। चाहे वो इंडिया की आजादी हो, चाहे वो कुछ हो, उन्होंने कभी भी अपने कमर्शियल गोल को सेकेंडरी नहीं बनाया, कभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे वो इंडिया की आजादी भी हो, तो पहले उनको जब ये लगा ना कि हमने अब पैसा अच्छा खासा लूट लिया, चलो अब चलते हैं यहाँ से, तब जाके उन्होंने इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन की उन्होंने बात की। जब तक उनको लग रहा था कि नहीं अभी और पैसा कमा सकते हैं, वो तो पहले भी हो जाता, लेकिन उनको जब लगा कि अब यार अब ठीक है, अब हमने जितना इनको लूटना था लूट लिया, जितना पैसा कमाना था कमा लिया, अब चलो। चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो 1947 में हो, कहीं पर भी अंग्रेजों ने अपने कमर्शियल गोल्स को सेकेंडरी नहीं बनाया, अपने कमर्शियल गोल्स को सेकेंडरी नहीं बनाया, ठीक है। नाउ अब बंगाल को समझते हैं। आफ्टर दिस, बंगाल को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया मुर्शीद कुली खान ने। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को एक आजाद प्रोविंस, मतलब वो मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट करा। मुगल को वो कुछ नजराने वगैरह दे रहे थे। मुर्शीद कुली खान ने ही फाउंडेड द सिटी ऑफ मुर्शिदाबाद एंड मेड इट द कैपिटल। मुर्शिदाबाद एंड मेड इट द कैपिटल। फाइन। और मुर्शीद कुली खान के बाद आते हैं अली वर्दी खान। ये उसके बाद नवाब बने। इंटरेस्टिंगली अली वर्दी खान इन नो वे इज रिलेटेड टू मुर्शीद कुली खान। अली वर्दी खान बिहार की तरफ से एक मिलिट्री कमांडर था। मुर्शीद कुली खान के सक्सेसर्स को वो वीक होता हुआ देखता है और वो आ जाता है इस पे कब्जा करने। कहां पर? बंगाल के ऊपर। तो मुर्शीद कुली खान बंगाल को अलग करते हैं और बंगाल के नवाब बनते हैं, अपने आप को बंगाल का नवाब डिक्लेयर करते हैं। एंड मुर्शीद कुली खान वाज द वन, मिलिट्री कमांडर था, मुगल मिलिट्री जनरल था, मुगल आर्मी में। मौका देखता है, अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है, मुर्शिदाबाद बसाता है और जो है he made this as the capital. मुर्शीद कुली खान के जो सक्सेसर थे वो कमजोर थे। मुर्शीद कुली खान के जो सक्सेसर थे वो वीक थे। इसका फायदा बिहार का एक मिलिट्री जनरल अली वर्दी खान उठाता है और अली वर्दी खान आके मुर्शीद कुली खान बंगाल को कब्जा कर लेता है, या बंगाल के जो नवाबियत थी बंगाल की उसको अपना लेता है। मतलब अब अली वर्दी खान वाज द नवाब ऑफ बंगाल। अली वर्दी खान डाइड इन 1756। Ali Vardi Khan died in 1756, and after Ali Vardi Khan, it was his grandson. It was his grandson ठीक है।
1756 में सिराजुद्दौला 21 साल की कम उम्र में बंगाल का नवाब बनता है। 1756 में 21 साल की कम उम्र में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है और इस बंदे की दो कमियां थी। सिराजुद्दौला की दो कमी थी। पहला, और वो कमी किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर है वो एक कमजोर व्यक्ति है। पहला, ही वाज यंग, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, उसके पास मैच्योरिटी नहीं थी। उसके पास मैच्योरिटी नहीं थी। फाइन, इमेच्योर था, मतलब जिसको कहते हैं कान का कच्चा होना। नवाब साहब उसने ऐसा किया, बोले ठीक है मार दो, ही केम अगेंस्ट मी, मार दो। नवाब साहब आपके खिलाफ ऐसा कर रहा था, बोले ठीक है फांसी पे लटका दो। ही वाज इमेच्योर। दूसरा, ही वाज शॉर्ट टेम्पर्ड। ही वाज शॉर्ट टेम्पर्ड इन द सेंस गुस्सा बहुत तेज था। और ये दोनों चीजें, कान का कच्चा होना, एक इमेच्योर कैरेक्टर होना, ये उसका नुकसान बना आगे। 1756 में ही, इफ यू रिमेंबर, अभी हमने पढ़ा कि द 7 years वॉर स्टार्टेड इन यूरोप। तब जब ये 7 year वॉर की शुरुआत होती है तो ये तो मुर्शिदाबाद में बैठा हुआ था। ये तो मुर्शिदाबाद में बैठा हुआ था। फाइन, he was young. 21 years is not to be age to be a nawab. He was young, he was immature. Fine. खैर, मुर्शिदाबाद में बैठा हुआ था। कोई अभी कह रहा था सर मैं मुर्शिदाबाद से हूँ। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता का डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता का डिस्टेंस कितना है? बेटू आशुतोष तो कह रहे हैं कि सर यूपीएससी की स्टाइल ये नहीं होती। यार शाबाश यार, तुम्हें पता है, मुझे बता देना, मैं उसको जो है बता दूंगा। मतलब मैं अप्लाई कर लूंगा यार, मैं पिछले 8 साल से जो है ढूंढ रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा था इन द मीनवाइल। यस, अराउंड 150 to 200 किलोमीटर, आई डोंट नो एग्जैक्ट डिस्टेंस। कलकत्ता में उसे पता चलता है, मुर्शीद कुली खान को, सॉरी सिराजुद्दौला को, क्योंकि 1756 में क्या हो गया था, 7 years वॉर वहां स्टार्ट हो गया था। तो ये यहाँ पर इनको ये लगता है कि फ्रेंच और ये यहाँ लड़ेंगे, और इसी का इंपैक्ट दिखता है। कोई सिराजुद्दौला को ये बताता है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हैज स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम्स। ठीक है, दे हैव स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम्स। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उन्होंने वहां पर किलेबंदी शुरू कर दी। उनको ये लग रहा था, क्योंकि वो साउथ में, सिराजुद्दौला को ये तो पता था ना कि साउथ में इन्होंने कांड किया है। 1756 तक कर्नाटक के 2 वॉर हो चुके थे, तो ही न्यू दैट ये साउथ में कांड कर चुके हैं, ये मेरे यहाँ शुरू हो जाए। इसको खबर ये लगती है कि फोर्ट विलियम्स का किलेबंदी शुरू हो रही है, मतलब तोपे वगैरह लगना शुरू हो गई हैं। कहा यह जाता है, यहाँ पर हिस्टोरियंस का जो ओपिनियन है वो डिफर कर जाता है। और होता यह है कि सिराजुद्दौला जो है वो मार्च करता है मुर्शिदाबाद से फोर्ट विलियम्स कलकत्ता की तरफ, एक्सक्यूज मी, और यहां से हिस्टोरियंस का पॉइंट अलग हो जाता है। उसका कहना था कि वो फोर्ट विलियम पे जब जाता है तो उसके ऊपर अटैक होता है, रिटेलिएशन हुई अटैक। यूरोपियन हिस्टोरियंस का ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फोर्ट विलियम्स की तरफ ये गया, ये कलकत्ता की तरफ जाता है 1756 में, ये कलकत्ता की तरफ जाता है, और वहां मौजूद सारे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स मौजूद थे फोर्ट विलियम्स के अंदर, वो मार दिए जाते हैं। इस इंसिडेंट को जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम्स की तरफ जाता है, और कहा यह जाता है कि कुछ कहते हैं वहां पर लड़ाई हुई, कुछ का कहना है कि नहीं, वहां पर जो है उन सारे लोगों को अंदर बंद करके मार दिया जाता है। ये जो इंसिडेंट था जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम्स की तरफ जाता था, इसे कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसे क्या कहा गया? ब्लैक होल ट्रेजेडी। और आशुतोष जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है किस इंसिडेंट से रिलेटेड है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो स्टाइल तो यही है यार, अब टॉलरेट कर लो, ठीक है। सो ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब हम दोनों वर्जन को अगर माने कि वहां पर कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ का कहना है कि फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में इनका फोर्ट था, जो फोर्ट विलियम है वो कलकत्ता में जो भी इंसिडेंट हुआ था, कुछ का कहना है कि लड़ाई हुई थी, कुछ का कहना है जबरदस्ती सिराजुद्दौला ने मार डाला था। जो भी हुआ था, कुछ तो गड़बड़ थी दया। ओवरऑल कहानी यह है कि फोर्ट विलियम में 1756 में कुछ ना कुछ जो है, बेटा मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। अब गड़बड़ थी, ये पक्का हो गया। अब हम किसी भी वर्जन को माने, ब्लैक होल ट्रेजेडी का हो गया तो भी वो इसी फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला से रिलेटेड है, लड़ाई हुआ तो भी वो इसी से रिलेटेड, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। ओवरऑल देयर वाज समथिंग नॉट राइट एट फोर्ट विलियम्स। और फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, नहीं किलेबंदी करना, तोप वगैरह लगाना, उसका डिफेंसिव वॉल क्रिएट करना। फाइन, ओके, समथिंग वाज नॉट राइट एट फोर्ट विलियम्स। और अब चीजों को ठीक करने के लिए, व्हेन समथिंग वाज नॉट राइट एट फोर्ट विलियम्स, अब चीजों को ठीक करने के लिए बुलाया जाता है द हीरो ऑफ साउथ, रजनीकांत नहीं, क्योंकि 1754 तक ये सेकंड कर्नाटक वॉर में अपने आप को प्रूव कर चुका था। और क्या हुआ, जब कुछ गड़बड़ थी तो बोले ठीक है, उसको भेजो जिसने साउथ में सब कुछ सही किया, बगैर जंग लड़े उसने। और फिर मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को जो है डिस्पैच किया गया, कहां? बंगाल की तरफ। और रॉबर्ट क्लाइव आते हैं बंगाल। यस,
हाँ, ब्लैक होल ट्रेजेडी बेटा मैं फिर से बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। हुआ क्या, सिराजुद्दौला क्योंकि कान का कच्चा था, 1756 में जब वो नवाब बना, 1756 में जब वो नवाब बना, तो नवाब बनने के बाद उसको किसी ने बताया, उसको मतलब ही जस्ट केम टू नो दैट समथिंग इज हैपनिंग इन फोर्ट विलियम्स। व्हाट वाज हैपनिंग इन फोर्ट विलियम्स, मैं पीछे हट जाता हूं थोड़ा सा इधर। What was happening in Fort Williams? That the British had started fortification. What was happening in Fort Williams? That the British had started fortification. When we say British had started fortification, it means that वहां पर वो डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर रहे थे, आर्मी लगा रहे थे, तोपखाने लगा रहे थे, जो भी कर रहे थे, बिकॉज दे हैड अ फियर कि फ्रेंच कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि वहां यूरोप में वॉर स्टार्ट हो गया है। When Sirajuddaulah came to know this, he said that already they have done something wrong in South. He knew that what happened to Hyderabad and Karnataka. इसने बोला इससे पहले कि ये मेरे इनकी हाथ जो है मेरे गर्बान तक आए, इनके हाथ जो है मेरी गर्दन तक आए, मैं इनके ऊपर जाता हूँ। ये मार्च करता है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की तरफ। जब ये वहां जाता है सिराजुद्दौला बेटा इज नवाब, फाइन। जब ये वहां जाता है तो यहाँ पर हिस्टोरियंस का जो कहना चाहिए कि यहाँ पर हिस्टोरियंस का जो वोट है वो डिफर कर जाता है। कुछ का कहना है कि जब सिराजुद्दौला जाता है तो वहां पर जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने अटैक किया। कुछ का कहना है कि सिराजुद्दौला ने अनप्रोवोक्ड, मतलब कोल्ड ब्लडेडली जितने लोग अंदर फोर्ट विलियम्स के मौजूद थे सबको मार दिया। अगर हम दोनों वर्जन्स का कुछ भी, और ये इस इंसिडेंट को बहुत सारे हिस्टोरियंस टर्म करते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। पसंद नहीं था उसे कि कंपनी ऑफिशियल्स जो कर रहे थे, उनको पता था कंपनी ऑफिशियल्स गड़बड़ है। यहां पर जब अब हम दोनों चीजों को भी अगर मतलब कुछ दोनों की सच्चाई मान लेते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी थी, कुछ का कहना है कि नहीं अटैक हुआ, जो भी हम हुआ माने, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कुछ तो गड़बड़ थी फोर्ट विलियम्स में। फोर्ट विलियम्स में अंग्रेजों के लिए शायद कुछ सही नहीं हो रहा था, और जब अंग्रेजों के लिए कुछ सही नहीं हो रहा था, दे डिस्पैच्ड रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम मद्रास कि भैया कलकत्ता जाओ, देखो वहां कुछ गड़बड़ है, वहां जाकर चीजें ठीक करो। क्लियर? और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आ जाता है। फाइन, अभी तो यार ओके, जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, आई विल बी बैक। तब तक तुम अपने यहाँ कमेंट पे लड़ते रहो, ठीक है? आई एम जस्ट कमिंग। ओके, ऑडिबल टू ऑल, साउंड ऑन, ठीक है? ओके, 1756 में बना। अब अगली कहानी के अगले एपिसोड में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव कम्स टू बंगाल। और यहां सीखने वाली चीज है, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। रॉबर्ट क्लाइव ने आते से ही सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक नहीं किया। रॉबर्ट क्लाइव ने आते से ही सिराजुद्दौला के ऊपर अटैक नहीं किया। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने आप में से कितनों को लगता है कि हिंदुस्तान में कभी करप्शन खत्म हो जाएगा? आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि हिंदुस्तान में जो है वो करप्शन खत्म हो जाएगा? इम्पॉसिबल। किसी को लगता है? नहीं लगता, कभी नहीं, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नेवर नेवर नेवर। हो जाएगा कभी ना कभी, नहीं होगा, नहीं होगा। जब बीज लगाए बबूल का तो आम कहां से होए, है ना? जब बीज ही बबूल का लगा। रॉबर्ट क्लाइव जब आता है तो वो आके अटैक नहीं करता। वो पहले देखता है कि यहाँ नवाब से खुश कौन नहीं है, यहाँ नवाब से खुश कौन नहीं है, वो देखता है। और वो ढूंढता है उन लोगों को जो जिनमें जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो नवाब। और टेक्निकली नवाब सिराजुद्दौला नवाब बने, ये 2-3 लोगों के अलावा कोई नहीं चाहता था पूरे बंगाल में कोई उससे, क्योंकि वो पावर का जो यूजेज था, वो इशू था, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे कि नवाब सिराजुद्दौला नवाब बने, ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं था। पहला पॉइंट, वो ढूंढता है ऐसे लोगों को, क्योंकि अब हम जनरली कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया इज फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जब हम बात करते हैं, कहते हैं मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जो है वो प्लासी से शुरू हुई। यहां पर शुरुआत ही जिस देश की मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही करप्शन से हो रही हो, इट्स अ टफ टास्क, इट्स समथिंग व्हिच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमूव करप्शन फ्रॉम दिस कंट्री। यहां इन लोगों ने ये नहीं सोचा अंग्रेज हैं, और आज भी हमें अंग्रेजों से कोई खास नफरत नहीं है। रियलिटी यही है कि हमें अंग्रेजों से कोई खास नफरत नहीं है। हम लंदन जाना जो है ना बड़ा प्राउड समझते हैं। वी फील ओ ब्रिटिश, अरे यार क्या ब्रिटिश, लूट के ले गए तुम्हें, 200 साल गुलाम बना के रखा, लिखते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये आया, इसने अनसैटिस्फाइड लोगों को ढूंढा, रॉबर्ट क्लाइव ने। ही फाउंड सर्टेन पीपल, ही फाउंड पीपल लाइक जगत सेठ, ओमीचंद, राय दुर्लभ,
मीर जाफर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मीर जाफर था। मतलब इन लोगों से आया, इन लोगों को आया, इन लोगों को ढूंढा, उसने आके अटैक नहीं किया सिराजुद्दौला पे, ये मैच्योरिटी है। आगे हड़बड़ा के, अरे सर मैं गारंटी कर रहा हूं जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि सर ये नहीं पढ़ा और ये नहीं आ रहा और ये नहीं आ रहा, उनके सामने अभी स्पेक्ट्रम खुली हुई होगी। एक स्पेक्ट्रम खुली होगी लैपटॉप पे, दूसरा कुछ किसी 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 जो है ना कोई वेबसाइट खोले बैठे होगे, और फिर उधर से देखते उधर से देखते, फिर मुझे सुनते उधर से देखते, ना उधर के बचोगे ना इधर के बचोगे। इसलिए मेरी क्लास में बैठो तो किताबें बंद करके बैठा करो, ठीक है। नाउ जगत सेठ, ओमीचंद राय दुर्लभ, मीर हाँ भैया इधर मुझे पता है ना ये स्पेक्ट्रम ये बैठे हैं, हाँ इधर सुन लो, स्पेक्ट्रम से पढ़ना तो स्पेक्ट्रम से पढ़ लो, यहाँ क्यों सुबह 8 बजे आके मेहनत कर रहे हो। So these people इन्होंने, ये रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ इनसे एक चीज कही, ये सब बिजनेसमैन थे, इसमें बैंकर था, बिजनेसमैन थे ये सब, और ये मिलिट्री कमांडर था, इसका ख्वाब था नवाब बनना, इन भाई साहब को नवाब बनना था मीर जाफर को। ये रॉबर्ट क्लाइव इनको लेता है कंट्रोल में और कहता है, ये कहता है कि मैं सिराजुद्दौला पे जब अटैक करूं आर्मी सरेंडर करवा देना। मीर जाफर मिलिट्री कमांडर था, ठीक। इनसे कहता है कि मैं अटैक करो, तुम मेरा सपोर्ट करो, क्यों? बोले हम आपको ट्रेड देंगे, हम ये बैंकर्स और ट्रेडर्स थे, तो इनसे कहा हम आपको ट्रेड देंगे। मीर जाफर मिलिट्री कमांडर था, बोले जीत गए तो क्या? बोले जीत गए तो तुम नवाब, जीत गए तो तुम नवाब, खुश रहो। और इनसे कहा इनसे कहा कि भैया तुम जो है सब साइलेंट रहना, और पैसे वैसे देके सेटल कर लिया। अल्टीमेटली कहानी हमारी आ जाती है, हमारी कहानी आ जाती है कहां पर? हमारी कहानी आ जाती है प्लासी पर। फाइन, नवाब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डेट एक बार कंफर्म है, 21 जून पता नहीं क्यों याद आ रही है, बट प्लासी। ये 4 लोग, इनमें से कुछ बैंकर्स थे, कुछ कलकत्ता के बड़े बिजनेसमैन थे, कुछ बड़े ट्रेडर थे, और ये मीर जाफर जो है ये मिलिट्री कमांडर था, जिसको ख्वाब था कि मैं नवाब बनूं। इन सारे लोगों को रॉबर्ट क्लाइव देता है क्या? ब्राइब। रॉबर्ट क्लाइव देता है ब्राइब कि मैं जब सिराजुद्दौला पे अटैक करूंगा, मैं जब 23rd यस, मैं जब जो है उस पे अटैक करूंगा, किस पे? प्लासी पे, सिराजुद्दौला पे अटैक करूंगा, तुम में से सब साइलेंट हो जाना। और ये सब अग्री कर जाते हैं, ये सब अग्री कर जाते हैं। इसे कहते हैं गद्दारी। अब वो चाहे मीर जाफर हो या जगत सेठ हो, गद्दारी का कोई मतलब नहीं होता। या ओमीचंद हो, चाहे वो राय दुर्लभ हो, चाहे वो नीचे के कमांडर्स हो, दिस इज ट्रेटर, दीज आर ट्रेटर्स। इन्हें अपना प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा था कि ये आके तुम, ये आज इन्हें मार रहे हैं, कल तुम्हें मारेंगे, ध्यान रखना। सो प्लासी, कहने को नवाब सिराजुद्दौला के पास 10,000 की आर्मी थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000। नवाब की तरफ कितने थे? 10,000 की आर्मी थी, और सिराजुद्दौला के पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 की आर्मी थी। अल्टीमेटली सिर्फ 2 ऐसे मिलिट्री कमांडर थे। अब देखो, मीर मदन और मीर मोहन, मैं नाम एग्जैक्टली मिस कर गया, कोई बात नहीं। सिर्फ ये 2 ऐसे मिलिट्री कमांडर थे, ये 2 ऐसे मिलिट्री कमांडर थे जो नवाब की साइड थे। बाकी पूरी आर्मी सरेंडर कर गई, पूरी आर्मी बगैर तलवार उठाए सरेंडर कर गई इन फ्रंट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो इमेच्योरिटी कितना बड़ा घातक हो जाती है। ये एक ही दिन में खत्म हो गई, कोई बैटल थी नहीं, 500 लोग भी नहीं मरे। बैटल मतलब बड़ा डेवास्टेशन होना चाहिए ना, 500 लोग भी नहीं मरे। अल्टीमेटली अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। ये कुछ लोग, चंद लोग रॉबर्ट क्लाइव के साथ लड़ रहे थे। मीर जाफर ने आर्मी को मार्चिंग ऑर्डर्स ही नहीं दिए अपनी तरफ से, मिलिट्री कमांडर था ना, तो उसने अपनी साइड वाली आर्मी को मार्चिंग ऑर्डर्स ही नहीं दिए, सारे मिलिट्री कमांडर्स मीर जाफर की तरफ, क्योंकि मीर जाफर को नवाब बनना था। भले ही वो अंग्रेजों का साथ देके बने, वो अंग्रेजों की खैरात में मिला हुआ नवाबियत हो, अभी इनकी भी पड़ेगी लात, ऐसी बात नहीं है। नवाब लड़ रहा, सिराज, अब इमेजिन द सीन, सिराजुद्दौला लड़ रहा है, चारों तरफ अंग्रेजों से घिरा हुआ है, ही इज फाइटिंग द बैटल, तलवारों से लड़ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, और ऑल ऑफ अ सडन नवाब सिराजुद्दौला के पास कोई आता है। आता कौन है? मीरन। मीरन नवाब से कहता है कि नवाब साहब हम बैटल हार गए हैं, आप चलिए, आपको ये मार देंगे, मेरे पास एक सेफ पैसेज है। मीरन कौन था? मीरन था मीर जाफर का बेटा। मीर जाफर का बेटा मीरन नवाब सिराजुद्दौला के पास आता है और कहता है कि नवाब साहब हम बैटल हार गए, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास एक आपको बचाने का रास्ता है। वो इस पर यकीन करता है, क्योंकि इमेच्योरिटी क्यों? क्योंकि बिलीविंग इन इन्फॉर्मेशन विदाउट वेरिफिकेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जब आप आईएएस बन जाएंगे, सर वहां दंगा हो गया, पता चला सर लेगा सारी फोर्स पहुंच के, वहां किसी ने बोला सर हैप्पी बर्थडे टू यू। इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज है। हम अनफॉर्चुनेटली उस जनरेशन में हैं, उस दौर में हैं जहां जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन है वो अपने आप को न्यूज रिपोर्टर कहता है। और अनजस्टिफाइड, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यू आर बीइंग फ्लडेड विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आई एम सॉरी टू से दिस। तो जब भी कोई ऐसी न्यूज पढ़ो कि कहीं पर कुछ हो गया है, तो पहले उसको वेरीफाई करो। सिराजुद्दौला ने नहीं किया, मारा गया। मीरन ने बोला सर मेरे पास एक सेफ पैसेज है, चलो मेरे साथ नवाब साहब उनके साथ हो लिए। वो डेलिबरेटली उस रास्ते से ले गया जहां उस आर्मी, जो आर्मी एक्चुअल में लड़ रही थी, जो थोड़ी बहुत आर्मी एक्चुअल में लड़ रही थी ब्रिटिश से, उनको ये दिखे कि नवाब मैदान छोड़ के जा रहा है, नवाब मैदान छोड़ के जा रहा है, ये दिखाने के लिए ऐसे रास्ते से ले गया। और रास्ते में मीरन अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को कत्ल कर देता है। एक दिन में कहानी खत्म। Any question? Any question? This is what we have to learn from history.
यूपीएससी इज नॉट अबाउट, यूपीएससी को कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें कितनी हिस्ट्री आती है, एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं होने की तुम्हें कितनी हिस्ट्री आती है। तुम यहाँ जितनी बड़ी बड़ी किताबें चाट रहे हो ना, वो इतनी मोटी स्पेक्ट्रम लिए बैठे सामने खोल के, इसमें से सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें से एनसीईआरटी भी कुछ के तो 3-4 किताबें खुली होंगी। ऑफलाइन अगर मेरी क्लास में बैठे होते ना, एक किताब नहीं खोलने देता हूँ। जब किताब पढ़नी है क्लास के बाद पढ़ो, मेरी क्लास में बैठो मुझे सुनने बैठे हो। इसीलिए क्यों, अब मल्टीपल जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वेरीफाई कर नहीं रहे हो, उसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक मैसेज पॉप अप होता है, उसमें कहा जाता है कि XYZ did XYZ to this and you believe in that. Trust me, you are not a good person if you believe in information without verification. This is the problem of present generation. इसलिए एग्जाम टफ है, क्योंकि एग्जाम पढ़ाई का नहीं है, एग्जाम समझदारी का है, ये एग्जाम आपकी पर्सनालिटी का है। फाइन, प्लासी क्या लिखा है, बैटल ऑफ प्लासी बेटा, बैटल ऑफ प्लासी। पलाशी जगह का नाम था, अंग्रेजों ने उसे प्लासी कर दिया, और प्लासी में एक दिन की लड़ाई, सिराजुद्दौला की कहानी खत्म। सिर्फ क्यों? क्योंकि बगैर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करे मीरन के साथ चला गया। वो देखता कि वो कहता कि नहीं मैं यहां हूं, मैं कमांडर हूं, मैं यहीं पर लड़ूंगा। इमेच्योरिटी, उसका साथ दे दिया जिसके फादर इज यस दैट वाज अ मिलिट्री पोस्ट। मैंने क्यों कहा स्टार्टिंग में ही वाज यंग इन द सेंस ही वाज इमेच्योर। एवरी यंग पर्सन इज नॉट इमेच्योर, बट यस अदरवाइज मोस्टली इट्स ट्रू। तजुर्बा, आपको तजुर्बा क्यों आएगा सर? हम आप बोलते हो सर 21 साल 22 साल की उम्र में आईएएस बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं वो, लेकिन उनकी नंबर ऑफ पीपल हु डू दैट इज वेरी लो। उसको मैच्योरिटी देख रहे होते हैं यार, तुम लोग समझो। मतलब यूपीएससी को देखो, एक छोटी सी चीज बताओ, यूपीएससी को अगर पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं, बहुत पढ़ने वाले, मतलब I'm also gold medalist from Aligarh Muslim University, but that doesn't mean कि फिर भी यूपीएससी वैसे लोग नहीं चाहिए जो बिल्कुल किताबों में घुसे रहते नहीं। वरना तो वो जाते ना, वो सारी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हमारी कंट्री में है उनके पास जाते, उनसे कहते कि आप अपने टॉपर्स हमें दे दीजिए, हम इनको जो है आईएएस बना देंगे। सीधे हम इन्हें आपके टॉपर्स को हम मसूरी भेज देते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं ही, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में टॉप किया है तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको हम पिक कर लेते हैं, इनको हम ले जाते हैं मसूरी, वहां 2-3 साल ट्रेनिंग, हम 3 साल ट्रेनिंग दे देंगे, उनको आईएएस बना के लगा देंगे देश में। वैसा नहीं करते, वो कहते ग्रेजुएट इन एनी यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। 40% से ग्रेजुएट हो, लेकिन वो काबिलियत रखते हो, कि वो विजन रखते हो, वो देश के लिए भावना रखते हो, यू आर इन। 95% से टॉप किया है लेकिन पर्सनालिटी नहीं है सर, यू आर आउट। इतनी मेहनत क्यों करता है? एक साल एग्जाम ले रहा है, हर साल एग्जाम ले रहा है, ज्यादा बड़ी इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, आईआईएम्स में, कि तुम्हें तो वहां तो और अच्छी ट्रेनिंग हो रही है ना, लाओ अपने बेस्ट ग्रेजुएट्स हमें दे दो, हम इनको बना देते हैं सब जगह। वैसा कुछ नहीं कर रहा, वो बोल रहा टेस्ट दो, और टेस्ट हम लेंगे। और इस बार प्रीलिम्स देने वाले ना, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि वो टेस्ट तुम्हारे किस चीज का हो रहा है, वो टेस्ट तुम्हारे नॉलेज का नहीं हो रहा है, वो टेस्ट तुम्हारे साइकोलॉजी का हो रहा है, वो वहां पे तुम्हारे साइकोग्राफिक्स को टेस्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारी पर्सनालिटी को देखना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है, पता ही नहीं है, टेस्ट दे रहा है नॉलेज का। ब्लैक होल का बेटा मतलब ये होता है, ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि ब्लैक होल जनरली हम स्पेस में, आप साइंस में पढ़ते होगे, दैट अब्सॉर्ब्स ऑल एनर्जी। मतलब ब्लैक होल का मतलब ये था कि जहां बिल्कुल हर चीज उनको बंद कमरे में करके मार दिया गया, ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां सांस भी नहीं आ रही थी। नहीं बेटा, एक बार बुक रीडिंग एनसीईआरटी जरूर कर लेना प्लीज। हाँ वही कर रहा था, पूरा समअप ही कर रहा था, पूरा समअप ही कर रहा था। नहीं, घंटा 45 मिनट बस कर्नाटक और प्लासी हुआ, ठीक है। Now, so after this, I'll sum up. After this, what happened? मीर जाफर का बेटा था। After this, what happened? मीर जाफर became the next नवाब of Bengal. फाइनल आउटकम बताया ना, मीर जाफर became नवाब of Bengal. अब मीर जाफर को और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, जैसा उसने वादा किया था। और बदले में मीर जाफर ने जो दिया ब्रिटिश को, वो इतना था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरे के पूरे जो बंगाल से आते होंगे वो जानते हैं, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास, उस नॉर्थ साउथ पूरे परगना की जो है दे दी क्या, जमींदारी पूरी। रॉबर्ट क्लाइव को अपनी तरफ से गिफ्ट दिए, वो अलग, फाइन। लेकिन रिमेंबर पॉलिसी ऑफ किंग मेकर, जिसका दिमाग दिया ड्यूप्ले ने, लेकिन यूज किया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने इन भाई साहब को बोला, भैया हमें पैसे दो, ये पैसे दे देते, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब बनाया था ना, ये पैसे दे देते थे। फिर कहते और पैसा दो, फिर ये और पैसा दे देते थे। एक पॉइंट आया, इन्होंने बोला सर मेरे पास पैसे हो गए खत्म, गेट आउट, पैसा खत्म हो गए, जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू बी हियर। एंड देन तो वो मीर जाफर को ग्रेजुअली लात मार देते हैं, बोले हटाओ, तुम अगर हमें पैसा नहीं दे सकते तो तुम किसी काम के नहीं। मीर जाफर को हटाने के बाद वो बनाते हैं मीर कासिम को अगला नवाब। मीर जाफर के बाद नवाब कौन बनता है? मीर कासिम। अब मीर कासिम कौन था? ध्यान से सुन लो। मीर कासिम वाज सन इन लॉ ऑफ
मीर जाफर, पहली चीज ही वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर कासिम वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। और उसे चीज बहुत अच्छे से पता थी कि ये पहले इससे पैसे मांग रहे थे, मुझसे पैसे मांगेंगे। इससे बचने के लिए और अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा कम करने के लिए वो क्या करता है, वो करता है शिफ्ट्स द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। वो क्या करता है, सबसे पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर बिहार में आता है, मुर्शिदाबाद से कैपिटल मतलब वो बंगाल कलकत्ता के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और पीछे की तरफ जाता है, जैसे पीछे की तरफ जाता है, ही मूव्स बैकवर्ड्स ताकि कलकत्ता का इन्फ्लुएंस कम हो। पहली चीज वो करता है। तो अंग्रेजों ने पूछा कि भैया ये क्यों कर रहे हो, और मेरी मर्जी, आई एम द नवाब ऑफ बंगाल। द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वेदर इट वाज सिराजुद्दौला, वेदर इट वाज मीर जाफर, वेदर इट वाज मीर कासिम, इन तीनों के साथ जो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो था मिसयूज ऑफ दस्तक। वो था मिसयूज ऑफ दस्तक। मिसयूज ऑफ दस्तक का मतलब था कि ये जो दस्तक, वो 1717 के फरमान से जो दस्तक इशू करने का राइट मिला हुआ था इन लोगों को, जो दस्तक इशू करने का राइट मिला हुआ था इन लोगों को, वो अब इसको बेच रहे थे। मतलब दस्तक क्यों दिया कि भैया तुम जो है फ्रंट रो में बैठ के बढ़िया से प्रोग्राम देखो। और फ्रंट रो वाले ने क्या किया, कितने दस्तक इशू करा है, 10, 2 अपने पास रखे, 8 बेच दिए। 8 किसको बेच दिए, इंडियन ट्रेडर्स को बेच दिए। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने ये दस्तक का मिसयूज कर रहे थे। तो एक तो इनके ट्रेड की वजह से पैसा नहीं आ रहा था, दूसरा जो इन्होंने दस्तक को बेचना शुरू किया, दस्तक का मिसयूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से बंगाल का जो शाही खजाना था उसमें भी पैसा नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली बंगाल वाज एट लॉस और ये ग्रेजुअली पैसा मांगे जा रहे थे। मीर कासिम ने बोला मैंने सबक सिखाता हूं। ये मीर कासिम वाज देयर मिस्टेक। मतलब अगर मैं ब्रिटिश कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो मीर कासिम सबसे पहले क्या करता है कि अपनी कैपिटल को पीछे ले जाता है, मुंगेर की तरफ जाता है। बोले आई एम द नवाब, मैं जो मर्जी है। He establishes cannon factory at मुंगेर। He establishes cannon factory at मुंगेर। तो खाना बनाता है, तो खाना को स्टैब्लिश करता है। तो अंग्रेज पूछने यार ये क्यों कर रहे हैं, उसको पता था ना, क्योंकि ही वाज सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, तो उसे पता था कि ये पहले इससे पैसे मांग रहे थे, फिर जिसने पैसे देना बंद किया तो इसे लात मार दी, इससे पहले ये मेरे साथ कुछ ऐसा करे मैं अपने आप को सेव कर लूं। तो वो पहले कलकत्ता से पीछे हट के बिहार की तरफ जाता है और वहां पर जाके वो तो खाना स्टैब्लिश करता है, कैनन फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। तो अंग्रेज पूछते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है भैया ऐसा है, आई एम नवाब, मुझे अपना प्रोटेक्शन करना है। बोले हम है तो तुम्हारा प्रोटेक्शन करने के लिए। बोले आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू। इसके बाद वो क्या करता है, फोर्ट विलियम में एक लेटर भेजता है, एक फरमान भेजता है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। वो फरमान में कहीं मोस्ट पॉइंट ये थे कि आप जो भी होगा वो नवाब के हाथ में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें लिखी थी कि दस्तक इशू करने का जो राइट है, दस्तक इशू करने का जो राइट है वो सिर्फ नवाब बंगाल के पास रहेगा। फोर्ट विलियम वाले इस पे हंसते हैं और उसको फाड़ देते हैं, ठीक है। और इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है। आई एम नॉट फॉलोइंग इनटू दैट कोर्स। अल्टीमेटली मीर कासिम को भागना पड़ता है बहुत सारी, मतलब उसका टसल जो है वो 61 62 से शुरू हो जाता है और अगले 2-3 साल इनके साथ इधर उधर छोटी बड़ी लड़ाई करता रहता है। और फिर मीर कासिम और अंग्रेज मिलते हैं। बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर में टीम ए, लेट्स से टीम इंग्लैंड में तो सिर्फ इंग्लैंड ही थी, टीम इधर कौन था, इधर था सिर्फ EIC, टीम इंग्लैंड। और यहां था ट्रिपल अलायंस। मीर कासिम somehow manages to make a triple alliance with number 1 Shujauddaulah, who was Nawab of Awadh as in Lucknow. Second, Shah Alam II, the Mughal ruler। और तीसरा इसमें खुद मीर कासिम था, तीसरा इसमें खुद मीर कासिम था। फाइन। ओफो बेटा 10 मिनट तो और पढ़ ले। मीर कासिम, ये 3 आर्मी, अवध के नवाब की आर्मी, मुगल आर्मी और मीर कासिम की आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मिलती है बक्सर 1764। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी आर्मी मिल रही थी और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, यहां पर रॉबर्ट क्लाइव बाद में एंटर होता है। इंग्लिश आर्मी को इस बार लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। यहां पर रॉबर्ट क्लाइव लीड नहीं कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव था ही नहीं इस पॉइंट पे। रॉबर्ट क्लाइव की जगह इट वाज हेक्टर मुनरो। EIC मतलब बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी। हेक्टर मुनरो जो है वो लीड कर रहा था EIC को। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अब जाहिर सी बात है सब लगेगा कि ये जो 3 आर्मी है ये जीतेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये तीनों हार जाते हैं। The Triple Alliance was defeated in Battle of Buxar 1764. I have told you in modern India all the battles ends with a treaty exception being 2. Modern India में जितनी battles हैं वो सारी battles treaty के बाद treaty से खत्म होगी। वो सारी battle क्या होगा, treaty से खत्म होगी। And what will happen?
एक्सेप्ट टू, एक है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद कोई ट्रीटी नहीं हुई, और एक आगे चल के हम पढ़ेंगे बैटल फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बाद भी कोई ट्रीटी नहीं होगी। इसके अलावा सारी बैटल्स में ट्रीटी हुई, इसके अलावा सारी बैटल्स में ट्रीटी हुई, एंड दिस बैटल रिजल्टेड इन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, शुजाउद्दौला। फाइन, बैटल ऑफ इलाहाबाद 1765। और क्योंकि अब तक क्लाइव को वापस बुला लिया गया, अब तीन पार्टी थी, तीनों से कुछ ना कुछ इसने लेना था। अब यहां से ध्यान से देखना, पहली चीज, ही गॉट दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल्स। शाह आलम सेकंड जो कि मुगल रूलर था, उससे किस पे साइन करवाते हैं? देखो तुम बेवजह आए हमारे पास हमसे लड़ने, हम तुमसे लड़ना नहीं चाह रहे थे, तुम बेवजह हमसे लड़ने आए, तो अब क्या करना होगा? अब हमें देना होगा क्या? अब हमें क्या करना होगा? अब आप हमें देंगे दीवानी। दीवानी का मतलब है द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट किसके पास चला गया? फ्रॉम मुगल्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब अब बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का जितना लैंड रेवेन्यू है, बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का जितना लैंड रेवेन्यू है, वो कौन कलेक्ट करेगा? वो ईआईसी कलेक्ट करेगी। और वो उस दौर में, वेरियस रिकॉर्ड से ये पता चलता है, उस दौर में इट वाज रफली मोर देन 2 करोड़ रुपीस। एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन 3-4 जीरो बढ़ा लेना इसमें, आज के टाइम के 3-4 जीरो तो बढ़ा लेना। उस दौर के 2 करोड़, पौने 2 करोड़ लगभग जो है वो था इनका रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू मुगल नहीं कलेक्ट करेंगे, अब ये रेवेन्यू बंगाल नवाब नहीं कलेक्ट करेगा, अब ये रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, अवध विल एक्ट एज अ बफर स्टेट। हुआ क्या? अब इसको समझो, अवध विल एक्ट एज अ बफर स्टेट का क्या मतलब है? ठीक है, अब बोलो सर मैप टू द स्केल नहीं है। फाइन, हाँ बेटा ये जो मैं बना रहा हूं, जो है लिख रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दिस इज बंगाल, ठीक है, ये बंगाल है, ठीक है, ये है अवध, लेट्स से लखनऊ, ये है अवध। अब अंग्रेजों की ईआईसी की कैश काउ कौन थी? उनका सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कौन थी? बंगाल। फाइन, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो थी वो थी बंगाल। अब ये हम कब की बात करें? 1765 की। 1761 में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। क्या हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन विच अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास। यहां पे मतलब एक there was a probability कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इन्वेजन आ रहा था। there was a probability कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इन्वेजन आ रहा था। अहमद शाह अब्दाली अफगान था, उधर से आया, वो डेलिबरेटली, और इंडिया की हिस्ट्री रही है कि कोई भी इन्वेडर कभी एक बार नहीं आया, जो भी नॉर्थ वेस्ट से आया मल्टीपल टाइम्स आया। दिल्ली में कुछ प्लंडर करने के लिए बचा नहीं था। अंग्रेजों को ये लगा कि 1761 में, हाँ आई विल रिपीट एवरीथिंग बेटा, डोंट वरी, कमिंग बैक, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इन्वेजन आने का डर था। तो बेसिकली बफर स्टेट का मतलब ये था कि अवध विल एक्ट, लखनऊ विल एक्ट एज अ फॉल्स फ्रंट फॉर फॉल्स फ्रंट। मतलब अगर इधर आया इन्वेजन तो हम उस इन्वेजन को यहां पे रोकेंगे, यहां नहीं आने देंगे। हम बंगाल के ऊपर उस पर जो है कुछ नहीं करने देंगे, बंगाल के ऊपर हम उसे कुछ नहीं करने देंगे। हम जो भी इन्वेजन होगा यहां पर रोकेंगे। तो अवध क्या करेगा? वो अपने यहां अपने खर्चे पे ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करेगा। अवध क्या करेगा? अपने यहां अपने खर्चे पे ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करेगा। एंड दिस अल्टीमेटली, तीसरी शर्त ये थी, तीसरी किसके साथ साइन होगी? बंगाल। एंड दिस लेड टू द स्टार्ट ऑफ डुअल रूल इन बंगाल। तो तीन पार्टी थी, मुगल, अवध सॉरी और बंगाल, और तीनों के साथ अंग्रेजों ने एक एक काम किया। अब बंगाल में डुअल रूल शुरू होगा। अब बंगाल में जो है डुअल रूल शुरू होगा। डुअल रूल का मतलब यह है कि अब यहां पर जो जनरल, अब इसका मैं बेसिक मतलब समझा देता हूं। अब यहां पे दो रूलर्स होंगे। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो किसके हाथ में होगा? वो कहने को एक बंगाल का इंसान जो है एक नेटिव रूलर को वो नवाब बना देंगे, लेकिन रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के हाथ में होगा। रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में होगा? रेवेन्यू ऑलरेडी उनके पास चला गया, उनके पास रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट आ गया था। और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगा? वो ईआईसी के पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। कहने को नॉमिनली सामने बराए नाम जो है एक इंडिजिनस रूलर को क्या बना देंगे?
नवाब बना देंगे, जनरल एडमिन थोड़ा बहुत देख लो, कहने को हम, इसकी दो वजह थी। एक तो सब एक ही वजह थी बेसिकली, वो अंग्रेज अभी ये नहीं दिखाना चाह रहे थे दुनिया को कि हमने यहाँ पर कॉलोनियलिज्म, हमने यहाँ पे एक्सपेंशन करना छोड़ो, हमने यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया, ना भी रुक जाओ। सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, इतनी कहानी समझ में आई। बफर स्टेट, अरे जैसे बफर सॉल्यूशन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या करता है, एसिड को बेस वो पीएच कंट्रोल करता है, फाइन। बफर स्टेट का बेटा मतलब ये है कि यहां से जो इन्वेजन आएगा अफगान से या नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो इन्वेजन आएगा वो यहां पर जो है आएगा, हम बंगाल पे उसको अटैक नहीं आने देंगे, यहीं पर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहीं पर उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसे यहां नहीं आने देंगे। तो इसलिए, और यहां पर जो होगा वो कैसे होगा, यहां पर जो होगा वो आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी होगी उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस कौन उठाएगा, उसका मेंटेनेंस उठाएगा अवध के नवाब जो है उसका खर्चा उठाएंगे। एक तरीके से अवध बफर स्टेट, अवध विल एक्ट एज अ फॉल्स फ्रंट इन केस अगर उधर से इन्वेजन आता है तो। समझ में आया? बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे बेटा मराठास में, अभी सिर्फ यहां पर 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास, ये ऑलरेडी हो चुका था फॉल्स फ्रंट। एक बार क्विक रिवीजन कर ले। तुम लोग को पता तुम्हारी वजह इस क्लास को रिवाइज करने के लिए ना आई हैव टू, ओके। अब जल्दी वाला रिवीजन, ठीक है। सो आज की हमने कहानी शुरू की थी, अरे आ रहे हैं रुक जाओ, यस। आज की हमने कहानी शुरू की थी थर्ड कर्नाटक वॉर, विच वाज फ्रॉम 1758 टू 1763, 1758 टू 1763, 7 years वॉर। एक्चुअली दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द 7 years, और क्विक रिकैप इज नाउ इन इंग्लिश बिकॉज जिनको पूरा इंग्लिश में समझना है, दिस इज फॉर देम, ओके। हाँ, I'm doing the same, Satendra. Just now I said that. Yes, that will be in English. This whole quick revision will be in English. Okay, so this is the third Carnatic War we are talking about. It was an extension of the 7 years war which started in Europe in 1756 and lasted till 1763. Now, it was an extension of that. And Britain and France, which were on opposite side. Now, the decisive battle in this whole Third Carnatic War was the Battle of Vendivosh. In this Battle of Vendivosh, English were led by General Eyre-Coote, and French were led by Count de Lally. Ultimately, in this Battle of Vendivosh, we can say that French were washed away. This all ended by Treaty of Paris, 1763. This all ended by Treaty of Paris 1763, and in that what happened that small and scattered settlements like Yanam, Karaikal, Mahe, Pondicherry, these were all given to British. Given to British, French, I'm sorry, and rest. And one thing was there that they will not be more than a trader. Ultimately, moving on, this was there. Okay, now. From here, one thing was established after the Third Carnatic War, that now there are no more European rivals of the British in India. Whether it was French, whether it was Dutch, or it was Portuguese, they were all reduced to small and scattered settlements, number one. Then this led to the fall of Indian rulers in the hands of British. Means now the Indian rulers were falling in the hands of British. Next, now our story. So this was established in the three Carnatic Wars. Ultimately, our story comes to Bengal. Now, Bengal was a rich province. You can understand this by the two facts I'll tell you, that this was the richest province and the most fertile province of the Mughal Empire in the medieval times. And 60% of the British imports that were coming, 60% of the British imports that were coming from Asia were from Bengal. Now, this was so important, and that was the reason that somehow British managed to get the Royal Farman in 1717 from Farrukh Siyar, where they got trade-free rights on the payment of 3,000 rupees per annum to the Mughal Empire. On the contrary, they were earning more than 50,000 pounds from the trade in Bengal. Ultimately, our story comes to Murshid Quli Khan. Murshid Quli Khan was the one who founded the state of Bengal, who founded the province of Bengal. He was just paying some taxes to the Mughals. Rest, he was ruling on his own. His successors were weak, and taking advantage of this, Ali Vardi Khan came and captured Bengal. After Ali Vardi Khan, and these two were strong rulers, they never allowed British to be something more than traders. But grandson of Ali Vardi Khan became the next Nawab in 1756, and that was Siraj-ud-Dawla. Siraj-ud-Dawla in himself had certain drawbacks and certain flaws in his character. One of them which was that he used to believe in information without verification. Ultimately, what happened that this led to, he got the news that there is fortification of Fort Williams. He led his army to Fort Williams and made an attack. After that, what happened? His attack, that was the Black Hole tragedy. After Black Hole tragedy, there was something wrong in Fort Williams, and Robert Clive, who was the hero of Madras, was dispatched to Bengal. Ultimately leading to Battle of Plassey. Robert Clive was victorious. Then we read about Battle of Buxar. Triple Alliance was defeated, and ultimately in Treaty of Allahabad, the dual rule started. Now, tomorrow again we will revise from Buxar. Understand one thing. Tomorrow again we will revise from Buxar, and from tomorrow onwards, our story will move in context of
गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल्स. Our story will move in context of governor and governor general. अब यहाँ से जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो गवर्नर्स रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनके बारे में देखेंगे और इनके रेफरेंस में अब हम